तो गाइस जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, सोंग जुंग उस बॉस बंदे को दबोच के नीचे गिरा लेता है। तो अब आगे दिखाया जाता है, ये नज़ारा देख के यहाँ पर सभी लोग एकदम चौंके हुए रहते हैं। जुंगू ने उसको गिरा लिया होता है और वो उसके ऊपर ही चढ़ा रहता है। ये देख के कोई ने इशारा करते हुए बोलते हैं अपने बंदों से कि अभी भी कोई भी फायर मत करना, रुक जाओ। ये देखते से झगड़ू चलाता हुआ कहता है, तू कचड़ा कहीं का, आखिर तेरे को लगता क्या है, तू होता कौन है हमारे बॉस के ऊपर अटैक करने वाला। हाँ, वो लोग रुक गए हैं, ये हमारे पास मौका है, आगे बढ़ो और इस पंख को मार डालो। वो सभी के सभी चिंगू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखे यहाँ पर तीनों लड़कियां अलर्ट हो जाती हैं और फटाक से आगे बढ़ते हुए उन सबको मारना शुरू कर देते हैं, उनके वेपन्स को तोड़ डालती हैं। उनमें से एक भी सोंग जिंगू तक नहीं पहुंच पाता, उससे पहले ही ये सही लड़के उनके वेपन तोड़ डालती हैं, जिसको देखते से वो लोग काफी घबरा जाते हैं पहले तो। और फिर सोंग जिंगू भी उस बंदे के ऊपर से उठ के खड़ा हो जाता है। जगडू के गैंग के लोग काफी घबरा जाते हैं ये नजारा देखे। तो जगडू चिल्लाते हुए कहता है, क्या वो तुम लोगों को, क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो और इन सभी को मार डालो। कि तभी यहाँ पर वाइल्ड गाइड की एंट्री हो जाती है। वो आते से सभी लोगों को पकड़ लेती है, उनसे उनके वेपन छीन लेते हैं, मार के नीचे गिरा देते हैं और वो लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे होते हैं उनके सामने। वाइल्ड गार्ड बोलती है, मैं यहाँ पर आई क्योंकि यहाँ से कुछ शोर आ रहा था, तो पता चला हमारे पास यहाँ पर कुछ नोइजी गेस्ट हैं। हमारा स्कूल रिंग के बाहर भी सब कुछ अच्छे से कंट्रोल करके रखता है। क्वीन, लगता तो नहीं यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा मसला हुआ है। वैसे हुआ क्या था, अभी हम लोग टूर्नामेंट के मिडिल में है, इसलिए यहाँ पर हम लोग अच्छे से कंट्रोल नहीं रख पाए। क्या तुमने ये सारे मैटर को कंट्रोल करा? क्वीन बोलती है, हाँ आई एम सॉरी, मैं अभी इन लोगों को वापस भेज देती हूँ। और साथ ही क्वीन की सिक्योरिटी डेमोड़ते हुए वापस ले जाती है। सोंग जिंगू के बहन भाई उसे जाकर चिपक जाते हैं, जबकि वो बॉस बंदा उठते हुए कह रहा होता है, आखिर ये है किस तरह का स्कूल। जगडू गुस्से के साथ वहाँ पे बड़ा डंडा उठा लेता है और वाइल्ड गार्ड के चिन के ऊपर लगाते हुए कहता है, यू शिट लिटिल ब्रेड, ऐसे एक्ट करना बंद कर जैसे कि तू बहुत ज़्यादा टफ है, मेरा दिमाग खराब मत कर, नहीं तो मैं तेरे को किडनैप करके कहीं पे मैच बाचाऊंगा। वाइल्ड गार्ड बोलती है, हमारा स्कूल हर चीज़ के ऊपर व्यवस्था रखता है और हम एक स्पेशल आइडेंटिटी है। हम स्कूल के अंदर अपराधियों के लिए स्वयं के कानून और उनके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। जितना भी इलाका तुम्हें दिख रहा है स्कूल का, इसके अंदर तुम कुछ भी क्राइम नहीं कर सकते। और वाइल्ड गार्ड की बात सुनने के बाद पीछे खड़े लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं, अरे बिग ब्रदर इसको जल्दी से फिनिश करो। जबकि जगडू भी गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रही है, हाँ क्या तुम किसी नाइट क्लब में नहीं बिकना चाहती? वैसे तेरा शहर तो बुरा भी नहीं है। वाइल्ड गार्ड बोलती है, तुम्हें देखने से लगता है कि मेरी बात की तुम्हें समझ नहीं आई। जगडू उसकी बात को काटते हुए कहता है, तुझे तो यहाँ पर मेरी बात सुननी चाहिए। तभी वाइल्ड गार्ड उसके पैर के ऊपर अटैक कर देती है और साथ ही अपना पैर उठाते हुए उसके पूरे अपर बॉडी को तीन के मार देती है, जिससे जगडू जमीन पे गिर पड़ता है। वाइल्ड गार्ड अपनी जूते से उसको चिन से उठाती है और बोलती है, अगर यहाँ से कुछ लोग अचानक से गायब हो जाते हैं तब भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, स्पेशली अगर वो गेस्ट तुम्हारी तरह बदतमीज हो। अब हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर लिया है, जैसे कि तुम जानती हो कि अभी हम लोग लीग के मिडिल में हैं और हर एक छोटे एक्सीडेंट से निपटने का हमारे पास टाइम नहीं है। और एक और बात, रूल्स बिल्कुल भी मत तोड़ना, रूल्स को दिमाग में रखना। अगर कोई और मुसीबत खड़ी करे तो रूल्स को दिमाग में रखते हुए रूल्स के अकॉर्डिंग उसे संभाल लेना। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जिंगू उन लोगों को आवाज़ देते हुए कहता है कि आप इस मसले को बिना सॉल्व करे यहाँ से जा रहे हो, क्या हुआ अगर ये लोग फिर से मुसीबत खड़ी करने लगे। वाइल्ड गार्ड बोलती है, मिस्टर सोंग जिंगू, ये गर्ल्स हमारे स्कूल के रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स है, इस तरह की सिचुएशन में भी वो अच्छे से खुद का डिफेंस करना जानती हैं। तुम परेशान मत हो, अगर इन लोगों ने फिर से मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की तो वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे बिना रूल्स को तोड़े। एग्जाम्पल के लिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिंग का यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी वो एस रैंक है। और साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है और कह रही होती है, वैसे भी स्कूल के अंदर भी काफ़ी सारी एम्प्टी रिंग पड़ी हुई हैं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और ऐसा कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जबकि सोंग जिंगू हैरान परेशान होकर वहीं खड़ा रह जाता है। और फिर दिखाया जाता है वाइल्ड गार्ड के कहे अनुसार ये लोग गुंडों से लड़ने के लिए अपने स्कूल के खाली वाली रिंग्स में पहुंच जाते हैं। और फिर वो हमें सिचुएशन रूम का सीन दिखाया जाता है, वो लाल वाला बंदा बता रहा होता है, चीफ देखो तो ज़रा लगता है कि कुछ मज़ेदार होने वाला है। फिर चीफ भी उसके पास आता है और बोलता है, किस तरह की सिचुएशन है? अरे ये सारे तो एस रैंक के फाइटर्स हैं वाइल्ड लीग के। और वो बंदा भी कहता है, हाँ लगता है कि कुछ बहुत मज़ा आने वाली है। और फिर हमें रिंग का सीन दिखाया जाता है, सारे गुंडे लोग रिंग के बाहर खड़े हुए रहते हैं, जबकि रिंग के अंदर क्वीन खड़ी हुई रहती है। क्वीन बोलती है, अगर तुम जीत चाहते हो तो मैं तुमको पैसा भी दूंगी, और अगर तुम लोग बिल्कुल भी पब्लिसिटी नहीं चाहते तो मैं मीडिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। और यहाँ पर थोड़ी सीरियस सिचुएशन बनी हुई रहती है कि तभी हमें साइड में दिखाया जाता है डडल तो यहाँ पर बैठ कर सोंग जिंगू को खाना खिलाना शुरू कर देती है, जैसे कि ये लोग यहाँ पर पिकनिक पे आए हो। और ये देखे उस बॉस बंदे का दिमाग घूम रहा होता है। क्वीन रिंग के बीच में होती है और अपना जूता उतार देती है और बोलती है, तुम लोग इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, चाहे जो भी हो। तो बताओ तुम में से पहले कौन सा मेहमान आने वाला है, या फिर तुम सभी लोग साथ में आना चाहते हो? और फिर साथ ही क्वीन 3 उंगली का इशारा करती है, जिससे ऊपर से नीचे की तरफ ग्लव गिर पड़ते हैं। वो कहती है, यहाँ पर आओ और इन ग्लव्स को पहन लो, ये रूल्स है, जल्दी करो। क्या तुम में से कोई भी यहाँ पर नहीं आना चाहता? दिखाते जगडू चिल्लाते हुए कहता है, ये स्टूपिड कुत्तियाँ कहीं की, बॉस आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपको इससे निपटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस कचड़े को तो हम लोग ही संभाल लेंगे। और फिर साथ ही वो चिल्लाते हुए एक बंदे को आवाज़ लगाता है और कहता है, तू जा, उसके ऊपर बिल्कुल भी
भी इजी मत जाना जस्ट बिकॉज उसकी वो एक लड़की है, उसे जाके क्रश कर दे। वो कहता है यस बिग ब्रदर। और फिर साथ ही नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो क्वीन के सामने खड़ा रहता है, ग्लव्स पहन रहा होता है और कहता है लगता है कि तू अपने स्कूल की बुली है, लेकिन फिर भी तू तो बस एक लड़की है, क्या तू जानती है यहाँ पर तेरी जान भी जा सकती है। स्मॉल फिस्ट शॉर्ट आर्म टिनी फ्रेम। हाँ, तेरे जैसे स्मॉल लड़की के साथ फाइट करना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है, लेकिन अब जबकि तूने हमारे बिग ब्रो को गुस्सा दिला दिया है तो मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। और साथ ही वो कोइन को पंच मारने लगता है, बट उससे पहले ही कोइन उसमें जोर का लगा देती है और कहती है तू बहुत ज़्यादा बोलता है। कोइन के एक ही पंच में उसका पूरा सर भना गया होता है, वो अपना मुंह पकड़ लेता है। कोइन बोलती है हे लिमोनियन, खाना बंद करो और इसको माउथ गार्ड दो। अगर तुम अपने कुछ दांत किसी ऐसे जन के खिलाफ खो देते हो जो कि तुम्हारे कंपैरिजन में स्मॉल फिश वाला, शॉर्ट आर्म वाला और टिनी फ्रेम वाला है, तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा पेथफुल होगा। क्यों? जगडू चिल्लाते हुए कहता है अब इसका तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जा आगे बढ़, उसको क्रश कर यार, तू कर क्या रहा है, जा उसको मार डाल। जगडू की बात सुनने के बाद वो बिछला तो वो आगे बढ़ाता है और कहता है यू लिटिल ब्रैट। कि तभी कोई उसके मुंह में फिर से एक पंच मार देती है और फिर फटाक से उसके पैर के ऊपर अटैक करती है, जिससे वो झुक जाता है। फिर उसको और भी पंचेस मारती जाती है और ये नज़ारा देख के उन लोगों की बिल्कुल फटे आती है। जगडू चिल्लाते हुए कहता है यू इडियट, क्या तू वाकई में इससे हारना चाहता है। वो बंदा कहता है तुम्हारे इन छोटे पंचेस से मैं बिल्कुल भी नॉकआउट नहीं होने वाला। ये सुनते से ही क्वीन उसके चेहरे पे एक जोरदार किक मार देती है, जिससे वो ढेर हो जाता है। मून बोलती है वाओ ये कितना ज़्यादा लाउड था, इन लोगों ने अपनी तरफ से एक बड़े बंदे को भेजा, लेकिन वो तो बस फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट हो गया। क्वीन बोलती है तो अब अगला कौन है। जगडू चिल्लाते हुए कहता है तू एरोगेंट कुत्तिया कहें कि बॉस मैं इसको मार डालूंगा। कि तब यहाँ पर क्वीन का भाई आ जाता है दरवाजे पे लात मारता हुआ और कहता है नू ना, तो तुम यहाँ पर हो क्या, तुम वाकई में ये करने वाली हो, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम्हें तो मीटिंग में जाना चाहिए था, आखिर क्यों मैं तुम्हारी जगह मीटिंग में जाऊँ, क्या तुम जानती भी हो कि मैं कितना ज़्यादा बिजी रहता हूँ और अब तुम्हारी वजह से मेरे को खेलने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तभी क्वीन के भाई की नज़र यहाँ पर मौजूद गुंडों की तरफ पड़ती है, वो उन्हें देखते से ही कहता है आखिर गुंडे कौन है, ऐसे क्या घूर रहा है। ये सुनते से ही जगडू गुस्सा हो जाता है और क्वीन के भाई की तरफ बढ़ता है, कहता है यू लिटिल ब्रैट, क्या तू जानता भी है हम लोग कौन है, हम लोग 3 इंटरनेशनल गैंग में से एक है हिनारी गैंग। ये सुनते से ही क्वीन का भाई अपने बटलर से बोलता है इसने जो भी गैंग का नाम लिया हो, हिनारी गैंग जो भी हो, मुझे अभी स्पेशली इनसे छुटकारा चाहिए और खासकर इस बंदे ने मेरे को अभी यहाँ पर मारने की कोशिश की है। उसके बाद सुनने एक बार जिंगू कहता है अरे ये तो कुछ वैसे ही बोल रहा है जैसे कि क्वींसन मैंने बोला था पहले। डैडल बोलती है तुम इन लोगों के ऊपर ध्यान मत दो, इनकी फैमिली को तो लगता है जैसे कि ये सारी दुनिया ही उन्हीं की है। जगडू क्वीन के भाई की तरफ आगे बढ़ता है, कहता है यू लिटिल शिट, और साथ ही एकदम फ्यूरियस होकर रुक जाता है क्योंकि क्वीन के भाई का बटलर अपने पास से पिस्तौल निकाल लेता है और उसमें साइलेंसर भी लगाना शुरू कर देता है। ये देख के जगडू एकदम फ्रीज हो जाता है। क्वीन का भाई कहता है क्या हुआ, क्या तुम मेरे को मारने वाले थे, और साथ ही वो चिल्लाते हुए कहता है आना दम है तो मार, जबकि उसका बटलर कह रहा होता है मैं अपने पुराने दिनों को काफ़ी मिस कर रहा हूँ। तभी वो बॉस बंदा चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग चुप हो जाओ, ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, जब से ये शुरू हुआ है हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। मैंने नोटिस नहीं करा कि ये बखेड़ा कब इतना बड़ा हो गया, मैंने उस बच्चे को पकड़ा हॉस्टेज बनाया, वो काफ़ी एम्बैरेसिंग था, लेकिन अब चाहे जो भी हो इस सब को मैं खुद सॉल्व करूँगा, मैं आ रहा हूँ। जबकि क्वीन भी रिंग के अंदर खड़ी होती है और वो बॉस बंदा रिंग के अंदर आ जाता है और ग्लव पहन के खड़ा हो जाता है। उसके साथ लोग चिल्लाते हुए कहते हैं और बॉस इसे फिनिश कर डालो, आप ये कर सकते हो। वो बॉस बंदा कहता है मैं ये मानता हूँ कि तुम बाकी दूसरी लड़कियों से काफ़ी अलग हो, इसलिए मैं ये काफ़ी अच्छे से करूँगा और ये मेक श्योर करूँगा कि तुम यहाँ मेरे सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाओ। तभी क्वीन का भाई चिल्लाते हुए कहता है मजाक करना बंद कर, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा कूल हो, ऐसा सोचना भी मत, तुम लोग बस कचड़े हो जो कि बस कूल होने का दिखावा कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो रही है। और नूना तुमको तो अभी जाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अटेंड करना चाहिए, ग्रैंडपा भी वहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए तुम्हारा जाना भी ज़रूरी है। ये सुनते से ही क्वीन मून के पास पहुँच जाती है। मून कहते हैं चिंता मत करो, चले जाओ, मैं संभाल लूंगी यहाँ पर। ये देखते से ही वो बॉस बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है तुझे क्या लगता है कि तू अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकती है। हाँ हे जगडू भी चिल्लाता हुआ कहता है ओके बॉस, और साथ ही उसके सारे बंदे लोग रिंग को घेर के खड़े हो जाते हैं चारों तरफ से। जगडू चिल्लाता हुआ कहता है बिना हमारे बॉस की परमिशन के तुम कहीं पे भी नहीं जा सकती। दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें हम सभी को मारना होगा। जगडू चिल्लाते हुए कहता है चलो इसको थोड़ा मजा चखाएं, स्टिकर ब्लॉकर इसको खेल लो, जाने मत देना यहाँ से। ये नाम सुनते से मून बोलती है ये लोग तो बिना सेंस के कुछ भी बोल रहे हैं। डडल कहते हैं हाँ तुम सही हो। और फिर तभी यहाँ पर ड्राइवर पार्क आ जाता है और कहता है मिस आप यहाँ पर हो, मैं मास्टर बैंक को सही सलामत छोड़कर आ गया हूँ। है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या तुम लोग इस तरह से घेर के डांस करने वाले हो। और साथ ही वो क्वीन के भाई के बटलर के पास पहुंच जाता है और उसको सीनियर बोल रहा होता है और झुकते हुए उसको रिस्पेक्ट भी देता है। वो बटलर कहता है कि तुमने अपने दोनों हेड गन्स के ऊपर साइलेंसर नहीं लगाया। हाँ, और उसके पास एक नाइफ निकाल दो। वो कहता है और ये क्या है, तुम इसको ऐसे लेके घूम रहे हो, इसने तो मेरे को कुछ अपनी पुरानी मेमोरीज याद दिला दी यार। और साथ ही
वो चड्डू की तरफ फेंक देता है उस नाइफ को, जो कि चड्डू के बिल्कुल पास से गुजरते हुए जाके लगता है। क्वीन बोलती है मिस्टर पार्क चलने की सारी तैयारी कर लो। वो बोलता है ओके मिस, और साथ ही वो चिल्लाते हुए कहता है मेरा कोट कहाँ पर है। ये सुनते से एक बंदा आके उसको कोट पहनाता है बड़े अच्छे से। वो बॉस बंदा चिल्लाते हुए कहता है यू शिट, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो यहाँ पर? हाँ, अब इस तरह की सिचुएशन हो गई है और तुम यहाँ से भागने की कोशिश करना चाहती हो। क्वीन बोलती है बच्चों की तरह रोना बंद करो, मेरा एक एक स्टेप तुम सारे लोगों की लाइफ से भी ज़्यादा प्रीशियस है और ये सारे मेरे फ्रेंड है जो कि तुम्हें संभाल लेंगे। तुम ऐसा समझ सकते हो कि ये लोग बिल्कुल मेरी तरह ही सेम है, मेरे बदले तुम्हारे साथ यहाँ पर लड़ेंगे और अगर तुम इनको हरा देते हो तो तुम जो भी चाहोगे वो मैं करूँगी। सॉरी ली मून यंग, मेरे को जाना होगा। मून बोलती है चिंता मत करो, जाओ तुम यहाँ से। क्वीन का भाई बोलता है नूना ग्रैंपा से बोल देना कि तुमने मेरे को यहाँ पर नहीं देखा, मैं इस तरह एंड तक देख कर आता हूँ कि कैसा जाता है। क्वीन बोलती है ठीक है, और साथ ही क्वीन का भाई जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, कहता है ये तो काफी ज़्यादा औसम होने वाला है, मजा आएगी। और ये देख के वो बॉस बंदा काफी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है मैं तुमको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। मेरे बिग ब्रदर ने बोला था इस तरह के रास्ते पर चलने के लिए, इस तरह से तुम खुद का रास्ता बना सकते हो, तो आखिर मेरे को क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा बेइज्जत होना पड़ रहा है। और वो उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है तुम में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को यहाँ पर भेजो, मैं उसको यहीं रिंग के बीच में मार के दफना डालूंगा, जिस रिंग से तुमको बहुत ज़्यादा प्यार है, यहीं पर दफनाऊंगा। उस बंदे की बात सुनने के बाद वो लोग कुछ नहीं कहते, चुपचाप खड़े हुए रहते हैं। तभी क्वीन का भाई बीच में बोल पड़ता है, कहता है चिंग्यू तुम जाओ ना। ये सुनते ही चिंग्यू पूरी तरह से घबरा जाता है। क्वीन का भाई बोलता है तुम वो आदमी हो जिसने मुझे हराया था, तुम्हारे पास पूरा राइट है मेरी सिस्टर को रिप्लेस करने का। चिंग्यू जाके उसे चुप कराने लगता है, कह रहा होता है चुप हो जा, मैं नहीं जा सकता यार, समझा कर। तभी मून बोलते ओ ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। अब ये सुनते से चिंग्यू तो हैरान रह जाता है। चिंग्यू का भाई भी कहने लगता है हाँ बिग ब्रदर तुम जाओ और उसको हरा दो, उसने पहले मेरे को मारने की कोशिश की थी। डेडल भी कहती है गुड लक माय हस्बैंड। ये देखिए चिंग्यू घबरा जाता है, कहता है आखिर मेरे को ये क्यों करना है। क्वीन का भाई बोलता है क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले एक मेल स्टूडेंट हो। वो बॉस बंदा कहता है तुम यहाँ पर अकेले एक मैन हो, क्या तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो? चिंग्यू कहता है वेल यहाँ पर मैं अकेला एक लड़का हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैं नहीं हूँ। और साथ ही वो मून से कहने लगता है सुनबे आखिर मेरे को ये क्यों करना है। सुनबे कहती है अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन मैं वाकई में चाहता हूँ कि तुम ये करो, हमारे लिए ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देख वो बॉस बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चिल्लाता हुआ कहता है बस करो, तुम में से कोई भी यहाँ पर आ जाओ, मैं उसको दिखाऊंगा कि एक असली मुक्के का टेस्ट क्या होता है। ये सुनते से मून उसकी तरफ देखती है और बोलती है जरा एक सेकंड यहाँ पर आना। तो वो भी रोब के पास आ जाता है। मून फटाक से उसे कॉलर से पकड़ के खींच लेती है और बोलती है यू लिटिल शिट, तू यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन तेरे साथ फाइट करेगा। वैसे भी इस स्कूल के अंदर किसी के पास भी तेरे साथ खेलने का टाइम नहीं है, और अगर मैं रिंग के अंदर आई या फिर ये लड़की रिंग के अंदर आई तो तू मारा जाएगा। तू सड़क पर पड़े हुए कचड़े के अलावा कुछ नहीं है, अगर तू सही सलामत घर जाना चाहता है तो चुपचाप बस खड़ा रहे। और फिर साथ ही मून यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है जब वो फर्स्ट टाइम बॉक्सर क्लब में ज्वाइन हुई थी और अपने उस सीनियर सुनबे से मिली थी। उसकी सुनबे बोलती है तो तुम हो वो जिसने अमेच्योर टूर्नामेंट जीता है, हमारे सारे मेडलिस्ट सीनियर रिटायर हो गए हैं या फिर दूसरे स्कूल में चले गए हैं और तुम जैसा कोई यहाँ पर आ गया है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, तुम हमारी लेगेसी को कंटिन्यू कर सकती हो। ये सुनते से मून थोड़ा हंसना शुरू कर देती है, बोलती है अरे मैं इतनी भी अच्छी नहीं, मेरे को अभी काफी कुछ सीखना है, प्लीज मेरे को अच्छे से सिखाना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों एक स्पार मैच करते हैं जिसको मून बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लेती है। उसको सुनने बोलती है रुको, और हेलमेट उतारते हुए बोलती है टेक इट इजी, क्या तुम मेरे को यहाँ पर मारने की कोशिश कर रही हो, ये तो बस एक स्पार है। मून बोलती है सॉरी सुनबे, बट तुम एक टफ ओपोनेंट हो ना, तो मेरे को लगा कि मेरे को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसके सुनने बोलती है मेरे पास बस इतना ही है, मेरे पास जन्म से तुम्हारी तरह कोई टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, और ना ही मैं क्विकली सीख सकती हूँ, मैं बस अपनी तरफ से इतना ही कर सकती हूँ। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैंने तुम्हारे स्टाइल और पैटर्न को अच्छे से लर्न कर लिया है ताकि मैं तुम्हें अच्छे इसी तरीके से क्रश कर सकूँ, लेकिन अगर मैं सोचूं तो ये प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो लोग साइकिल पर होते हैं। मून कहती है सुन मैंने सुना है कि तुमने लीडरशिप कोर्स के लिए अप्लाई करा है, तो आखिर तुम्हारे मैचेस का क्या होगा, तुम्हारे पास काफी अच्छे ग्रेड है, इस तरह से वेस्ट मत करो इस अपॉर्चुनिटी को। उसके सुनने बोलती है मेरे फादर थोड़े बीमार है और मैं पूरे टाइम इस तरह से स्पोर्ट नहीं खेल सकती, और कोचिंग मैचेस मेरी पर्सनैलिटी है, हमारे पास खुद का टैलेंट है, हम लोग तुम्हारी तरह मोस्टर नहीं है, और तुम जैसे बच्चों को कोच करके और ज्यादा मोस्टर बनाना ये काफी ज्यादा मजेदार है। 50% बॉक्सिंग फाइटर के ऊपर डिपेंड करती है और बाकी अदर कोच के ऊपर। भले ही तुम बॉक्सिंग में कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक अच्छी टीम अच्छा कोच नहीं हुआ तो तुम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगी। और साथ ही वो उसके साइकिल को लात मारते हुए कहती है मेरे बारे में चिंता
ऐसा करना बंद करो और अपने खुद के ऊपर फोकस करो, अपने टूर्नामेंट के ऊपर फोकस करो। अगर तुमने उसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और फिर साथ ही कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर मून ने गुस्से के साथ उस बॉस बंदे के कॉलर को पकड़ लिया होता है। तो ये देख के जगड़ू भड़क जाता है, बोलता है कुत्तिया कहेंगे तेरे को क्या लगता है कि आखिर तू है कौन, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को अपने गंदे हाथों से पकड़ने की। और साथ ही जगड़ू अपने साथों से चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग अपने वेपन निकाल लो। और वो लोग वेपन निकाल के आगे बढ़ने ही लगते हैं कि तभी डडल रिंग के ऊपर लात मारते हुए हवा में पहुंच जाती है और उन सभी के वेपन्स को लात मारते हुए गिरा देती है या फिर तोड़ डालती है, गिरा ही देती है सबको और पार हो जाती है। और बोलती है तुम स्टूपिड इडियट्स, अगर मैच के स्टार्ट होने से पहले तुम्हारी इस तरह की हरकतें रही तो मैं नेक्स्ट टाइम तुम लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ईजी नहीं जाऊंगी। उन लोगों ने कहा ना वो लोग फाइट करेंगे तो बस जरा पेशेंस रखो यार, मैं तुम्हारे इन वेपनों से पक चुकी हूँ। और वो बंदा मून को पकड़ते हुए उसके सिर से सिर लगाता है और बोलता है ठीक है कुतिया, मैं वो करूंगा जो तू चाहती है, लेकिन ऐसा सोचना बंद कर दो कि तुम लोग बहुत ज़्यादा महान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी रिंग के अंदर पहले आए मैं उसको बुरी तरह से क्रश कर डालूंगा। क्वीन का भाई कहता है कूल, लगता है कि अब काफ़ी मज़ा आने वाला है, और हाँ तुम लोग अगर किसी ने भी फाइट को इंटरप्ट करने की कोशिश की तो मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूंगा। ये सुनते से जड्डू गुस्सा हो जाता है और कहता है यू लिटिल ब्रेड। तभी क्वीन का भाई अपने बटलर से कहने लगता है मेरे को लगता है कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, हमारा पास में जो सिक्योरिटी वाला ब्रांच है ना वाई की सिक्योरिटी, जरा उसे कॉल करना। डडल बोलती है तुम लोग एक बार ऑलरेडी उनको कॉल करके यहाँ पर बुला चुके हो, अब ऐसा मत करो दोबारा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बचकाना हो जाएगा। तभी मून अपना हाथ उठाते हुए कहती है मैं ली मून यंग हूँ वाइड एस रैंकर, हमें कुछ स्पार्क ग्लव चाहिए। और फिर ऊपर से ग्लव नीचे की तरफ गिरते हैं, उन ग्लव्स को उठा के मून उस बंदे को थमा देती है, बोलते हैं इन ग्लव्स को पहन लो, रूल है ये। हॉपैन कहता है कि तुम मजाक कर रही हो, ये कितना ज़्यादा अनोइंग है, आगे तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम लोगों को लगता है कि रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा कूल होता है। हाँ वैसे भी एंड में फाइट तो तुम्हारी खुद की एबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। और फिर दिखाया जाता है वो लोग सोंग जिंगू को तैयार कर रहे होते हैं। सोंग जिंगू कहता है सुन क्या मेरे को आगे में ये करना है। मून बोलती है अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम कम से कम ट्राई तो करोगे ही, चिंता मत करो, हमारे ऊपर भरोसा रखो, तुम इसलिए उसको संभाल सकते हो। जिंगू कहता है लेकिन तुम्हारी वो स्ट्रॉन्ग में भी इससे हार गई थी। मून बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ वो कोई इजी बंदा नहीं है, लेकिन सुनबे का हारने का रीज़न ये है कि वो काफ़ी लंबे टाइम से सबसे बाहर हो गई थी और साथ ही ये बिल्कुल नया फाइटर था उसके लिए। सुनबे का स्टाइल है वो पहले एनालिसिस करती है और फिर उसके हिसाब से फाइट करती है। अगर सुनबे पूरे अच्छे से एनालिसिस करके आई होती, स्ट्रेटजी के साथ आई होती तो वो पक्का जीती, इसका कोई चांस ही नहीं था कि उसे जीत जाता। और अब मैंने यहाँ पर उसको अच्छे से एनालाइज कर लिया है और मैं तुम्हारी कोच हूँ। एक फाइट के अंदर सोलो एफर्ट नहीं होता है, 50% फाइटर को डिपेंड होती है और 50% कोच के ऊपर यानी कि मेरे ऊपर डिपेंड है। और साथ ही वो अपनी सुनबे को याद करती है और बोलती है तुम एकदम सही थी सुनबे, मैं बेस्ट हूँ क्योंकि तुम मेरी कोच थी तुम्हारी वजह से। और फिर इसके बाद हमें सिचुएशन रूम का सीन दिखाया जाता है, वो लोग भी फाइट के मजे ले रहे होते हैं फुल। तो चीफ कहता है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है स्टूडेंट्स को ज़्यादा फुल एनर्जी में भरे देखना। और फिर दिखाया जाता है मून जिंगू को पंच कर रही होती है, उसके चेहरे के पास लाके रोक लेती है और बोलती है देखो इसको अपनी आंखें बंद मत करना, देखो अपनी आंखों को बिल्कुल भी बंद मत करना, हालांकि तुम पूरी तरह से रिकवर हो गए हो लेकिन फिर भी नर्वस हो, काँप रहे हो, लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं है, ये बस एक मैच है, जाओ आगे बढ़ो और मेरे को दिखाओ कि तुमने कितना सब कुछ सीख लिया है इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और इसी के साथ इनका फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। जिंगू सोच रहा होता है उस वाले मैच के अंदर मैं थोड़ा पागल हो गया था, और साथ ही वो उस दिन को याद करता है जब हॉकपैन ने जुनू को पकड़ लिया था और सोचता है अगर मैं भी अपने सुनबेस की तरह स्ट्रॉन्ग होता तो मैं उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता, हाँ ये बस एक मैच है और मेरे को वो सब कुछ करना है जो भी मैंने सीखा है। और फिर साथ ही उसे मून की बात याद आती है, वो बताती है सुनो मेरी बात ध्यान से, उसका कोई भी अटेंड पैटर्न नहीं है, वो एक रियल स्ट्रीट फाइटर है, जब घंटे बज जाए तो अपने गार्ड को अप कर लेना और वेट करना, इसका बहुत ही ज़्यादा चांस है कि वो पहले आगे बढ़ेगा और अपनी राइट साइड से एक बिग अटैक करेगा, तुमको बस इंतजार करना है। और वो बॉस बंदा कहता है बेल तो कब की बज चुकी है, क्या तू आ नहीं रहा, क्या तू डर गया, क्या तू एक रियल फाइटर भी है। और साथ ही वो खुद ही आगे बढ़ता है उसको ऊपर अटैक करने के लिए। और फिर जिंगू को मून की बात याद आती है, एक जैब के साथ फिनिश करना नॉर्मल होगा लेकिन वो इसलिए खुद के फेस को एक्सपोज नहीं करने वाला, उसकी चेस्ट के ऊपर नजर रखो और जैसे तुम्हें ओपनिंग मिले उसके पेट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करना एक स्मॉल वन के साथ। और जिंगू बिल्कुल ऐसे ही करता है, जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसको ऊपर अटैक करने के लिए जिंगू झुक के उसके अटैक को अवॉइड करता है और साथ ही बढ़ते हुए उसके पेट के अंदर एक स्मॉल वन मार देता है। और फिर साथ ही यहाँ से उस बॉस बंदे की कहानी चलना स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है मैं तो शुरुआत से ही इसी तरह का था, जब मैं मिडिल स्कूल में था काफ़ी छोटा, मैं अपने भाई के साथ बड़े बड़े अंकलों के साथ घिरा हुआ रहता था, मेरे को कभी नहीं लगा कि इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल भी स्कैरी है, मेरे को लगा था कि सभी लोग इसी तरह से बड़े होते हैं, लेकिन मैं भले ही बहुत ज़्यादा यंग था लेकिन मैं जानता था कि एक फाइट कैसे की जाती है। मैंने अपने अंकलों को और बड़े भाई को लड़ते हुए काफ़ी बार जीता था, लड़ते हुए और जीतते हुए देखा है उन्हें मैंने। और जब भी कुछ हो जाता था तो मेरा भाई हमेशा मेरे लिए रास्ता क्लियर कर देता था। दिखाया जाता है उसका भाई उन दो बच्चों से कहता है अगर तुम मेरे भाई से
से फाइट करना चाहते हो तो 1-on-1 फेयर फाइट करो उसके साथ, गेम अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों गेम अप कर रहे हो हाँ। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है उसका भाई कुछ बंदों को पीट रहा होता है और वो पीछे पिलर को छुप के देख रहा होता है और वो सोचता है मैं चाहता था हमेशा से ये कि मैं अपने भाई की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग बनूं। और फिर देखते ही देखते मेरा भाई एक अडल्ट बन गया और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कुछ बंदे होंगपेन को सता रहे होते हैं। होपेन सोचता है ये स्कूल फाइट तो काफ़ी ज़्यादा बचकानी होती हैं, मेरे को इनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मैंने काफ़ी बार अपने अंकलों को देखा है कि वो लोग किस तरह से फाइट करते हैं और इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए मैं उनको परेशान तो नहीं कर सकता, ये स्कूल के मसले तो मैं खुद ही संभाल सकता हूँ, वैसे भी ये सारे एक नंबर के इडियट हैं। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है होपेन ने उन सभी को ठिकाने लगा दिया होता है और वो कहता है मैंने काउंटलेस फाइट करी जब भी मैं दूसरे स्कूल में मूव हो जाता था और जो भी मेरी ऑथोरिटी के खिलाफ क्वेश्चन उठाता था मैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता था और बुरी तरह से मारता था, तब तक जब तक कि वो मेरे सामने फिर कैसे क्वेश्चन उठाने के लायक ना बचे। फाइटिंग और विनिंग, मुझे लगा कि इसी तरह से लाइफ चलती है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है होपेन अपने भाई के साथ मिलकर टीवी देख रहा होता है, टीवी पे बॉक्सिंग मैच। उसका भाई कहता है होपेन क्या तुम्हें ये देखने में फनी नहीं लग रहा? तो ये लोग खुद को एक फाइटर बुलाते हैं और ज़रा देखो तो इनको ये लोग फाइटिंग कर रहे हैं या फिर डांसिंग। हाँ, एक असली फाइटिंग में मारधाड़ होती है और थोड़ा फौड़ी होती है, अपने सामने वाले को बिल्कुल मिटा के रख देना होता है। होपेन कहता है मैं ऑलरेडी ये सब जानता हूँ और अपने भाई के इस बात से मैं बुरी तरह से एग्री करता हूँ। एक फाइट के अंदर कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होते, जिसके पास स्ट्रेंथ होती है वो सबको क्रश कर देता है और इसी तरह से ये दुनिया चलती है और तुम इस वर्ल्ड के टॉप पर जा सकते हो। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। होपेन कहता है मैं इस तरह के बच्चे के अटैक से खुद को बचा नहीं पाया, नहीं मैं यहाँ पर इस तरह के बच्चे से बिल्कुल भी हार नहीं सकता। और साथ ही वो जिंग्यो को पंच करता है, जिंग्यो फटाक से उसके पंच को ब्लॉक करते हुए साइड में हट जाता है थोड़ा पीछे की तरफ और साथ ही मून की बात को याद करता है, उसके मोमेंटम्स का कोई भी पैटर्न नहीं है, शॉर्ट रेंज में फाइट करना काफी ज़्यादा खतरनाक होगा, इसलिए तुमको उसको एक हिट करनी है और फिर पीछे हट आना है। होपेन अपने किक के साथ जिंग्यो के ऊपर अटैक करता है, जिंग्यो उसे सहन करता है और साथ ही मून की बात को याद करता है अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन मत करना और जब तुम्हें एक लार्ज मोमेंटम नजर आए तो झुकते हुए आगे बढ़ना और उसके ऊपर अटैक कर देना। और जिंग्यो ऐसे ही करता है, वो झुकते हुए आगे बढ़ता है और उसके पेट में पसली के साइड फिर कैसे अटैक कर देता है। होपेन जिंग्यो के इस हरकत से काफ़ी गुस्सा होता है और साथ ही गुस्से के साथ उसके ऊपर पंच मार देता है वो और फिर साथ ही वो उसको दूसरा पंच भी मारने वाला होता है एकदम खतरनाक उसके चेहरे के ऊपर। तभी मुंह चलाते हुए कहता है जिंग्यो पीछे की तरफ हटो, जिंग्यो टाइम रहते पीछे की तरफ हट जाता है और बच जाता है और फिर कैसे उसके पेट का ऊपर एक पंच मारता है और सोच रहा होता है मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ जैसा कि सुनबे ने मेरे से कहा था। तभी होपेन जिंग्यो को सर से पकड़ लेता है। होपेन बोलता है क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, आखिर इस तरह के पंचेस के साथ तू कर क्या लेगा, अब तो तू मरा। और फिर तभी यहाँ पर जिंग्यो को मून की बात याद आती है, जब तुम उस फाइटर के हाथों इस तरह की सिचुएशन में पड़े हो वो तुम्हें इस तरह से पकड़ ले तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और वो जो कहने तुम्हारे ऊपर मारेगा वो बिल्कुल एक नाइफ की तरह तुम में लगेगी और ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होगा, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे बाहर आने का एक रास्ता भी है। और सोंग जिंग्यो यहाँ पर फटाक से होपेन को पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए ले जाने लगता है तेजी के साथ। होपेन सोंग जिंग्यो के पेट के ऊपर पंचेस मारता है बट सोंग जिंग्यो उसको धकेलते हुए बिल्कुल कॉर्नर तक ले जाता है, कॉर्नर में ले जाके फंसा देता है और मून की बात याद करता है ये ग्लव्स 18 ओज के हैं इसलिए इनसे ज़्यादा डैमेज नहीं लगने वाला, अगर तुम शोल्डर या पेट के ऊपर अटैक करते हो तो इस तरह की सिचुएशन में तुम क्या करोगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। सबसे अच्छा निशाना ह्यूमन का सर होता है, तुम्हें बस उसके ऊपर एक ज़ोरदार स्ट्राइक करनी है और सोंग जिंग्यो बिल्कुल ऐसे ही करता है। और ये देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और डर्डल तो सोंग जिंग्यो से इम्प्रेस हो जाते हैं, बोलते हैं वाओ कितना ब्यूटीफुल अपर करता है, जबकि मून थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे नज़र आ जाता है सोंग जिंग्यो के अपर कट का होपेन के ऊपर कुछ ज़्यादा खास असर नहीं हुआ रहता है, वो फटाक से अपना घुटना दे मारता है सोंग जिंग्यो की पसलियों के ऊपर जिससे सोंग जिंग्यो के बिल्कुल सांस अटक जाती हैं, वो अपना पेट पकड़ते हुए पीछे की तरफ हट जाता है, वो फटाक से आगे बढ़ते हुए सोंग जिंग्यो को एक जोरदार पंच दे मारता है जिससे वो वहीं रिंग के अंदर ढेर हो जाता है, गिर जाता है। होपेन जंप करते हुए सोंग जिंग्यो के ऊपर अटैक कर देता है अपने पाँव के साथ, ये देख के उसके बंद लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं ब्रावो उसे कुचल दो, क्योंकि मून और डडल परेशान हो जाते हैं और तभी बेल भी बच जाती है। डडल चिल्लाते हुए कहते हो बेल बच गई है रुक जाओ, बट अब काफ़ी देर हो चुकी है, वो एकदम भम करके उनके ऊपर लैंड करता है और फिर हमें दिखाया जाता है उसने सोंग जिंग्यो के बिल्कुल साइड में पैर मारा होता है, यानी कि सोंग जिंग्यो बाल बाल बच गया। उसके बंद लोग बोलते हैं अरे यार तुमने तो उसे जस्ट फिनिश ही कर दिया था। ये देख के डडल थोड़ी चैन की सांस लेती है, बोलती है भगवान का शुक्र है कम से कम इस बंदे के अंदर थोड़े तो मैनर्स हैं। और फिर दिखाया जाता है होपेन अपने कॉर्नर की तरफ जाता है, जिंग्यो भी अपने कॉर्नर में जाकर बैठ गया होता है। डडल कहती है कि तुम ठीक हो हनी, मून उसकी पसलियों को चेक करती है और बोलती है अभी इसकी पसलियाँ टूटी नहीं है लेकिन ये फ्रैक्चर हो गई हैं। होपेन भी सोंग जिंग्यो की तरफ देख रहा होता है, एक बंदा उसे पूछता है बॉस पानी, जबकि जगडो उसे बॉक्सिंग के कुछ दाव पेच बताने लगता है, ऐसे पैच करना वैसे पैच करना, लेकिन उन सबको इग्नोर करता हुआ वो सोंग जिंग्यो की तरफ ही देख रहा होता है। सोचता है मैंने तो लगभग अभी जस्ट उसे फिनिश कर दिया था लेकिन मुझे चक्कर आ गया,
गया उसके उस लास्ट वाले पंच की वजह से। और होपेन का दिमाग अभी भी चकरा आ रहा होता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है यार। मून बोलती है सोंग जिंग्यू क्या तुम ठीक हो, क्या तुम कंटिन्यू कर सकते हो, अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। जिंग्यू कहता है मैं ठीक हूँ, कंटिन्यू कर सकता हूँ, अगर मैंने अपना कुल बनाए रखा और वो सब कुछ किया जो भी तुमने मेरे को बताया है तो मैं फिर जीत सकता हूँ। और वैसे भी उस बंदे से इतनी सारी बातें बोलने के बाद अब लोग इसको कैसे क्विट कर सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद मून आगे से कुछ नहीं बोल पाती और फिर किसे बेल बज जाती है। इसका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। जिंग्यू कहता है ठीक है मेरे को शांत रहने की जरूरत है और मून की बातें याद कर रहा होता है। एकदम स्लोली जाना है शुरुआत में, गार्ड को बिल्कुल भी डाउन मत करना है। दिखाते होपेन एक लंबा सांस लेता है और बहुत तेजी से आगे बढ़ आता है सोंग जिंग्यू की तरफ और भागते हुए उसके चेहरे पे एक जोर का घुटना दे मारता है। घुटना खाने के बाद सोंग जिंग्यू का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, उसकी हालत बेकार हो जाती है। ये देख के होपेन कहने लगता है यू लिटिल ब्रेड क्या तेरा इतने में ही हो गया। ये देख के डडल रोना शुरू कर देती है। मूंछ लाते हुए कहती है शांत रहो सोंग जिंग्यू, उसके इतने बड़े अटैक से घबराने की जरूरत नहीं है। सोंग जिंग्यू सोचता है क्या शांत रहूं, वो मेरे ऊपर इस तरह से अटैक कर रहा है तो मैं ऐसे कैसे शांत रह सकता हूँ। ये कम्प्लीटली डिफरेंट है जो भी मैंने सीखा है उससे। और साथ ही सोंग जिंग्यू भी उसको फटाक से एक जोरदार किक मार देता है। ये देख के वो सभी लोग चौंक जाते हैं और सोंग जिंग्यू की किक जोरदार होती है जिसकी वजह से होपेन भी पीछे की तरफ थोड़ा धकेला जाता है और कहता है तो तू इस तरह से करना चाहता है। मून कह रही होती है सोंग जिंग्यू शांत हो जाओ और अपने गार्ड को बिल्कुल भी लो मत छोड़ो। होपेन चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है, कहता है ठीक है अगर तू यही चाहता है तो फिर हो जाएगा असली फाइट अभी यहीं पर। और सोंग जिंग्यू भी काफी सीरियस होता है जबकि मून चिल्लाते हुए कह रही होती है सोंग जिंग्यू जल्दी करो और अपने गार्ड को पुट करो, अब करो अपने गार्ड को। जबकि होपेन चिल्लाता हुआ सोंग जिंग्यू की तरफ बढ़ता है अपने पंच के साथ। और फिर क्या था वो लोग एकदम जंगली लोगों की तरह फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये देख के मून और वो वाले लोग भी काफी हैरान हो रहे होते हैं। सोंग जिंग्यू और होपेन एक दूसरे में पंचेस मारे जा रहे होते हैं कंटिन्यू, कभी होपेन मारता है तो कभी सोंग जिंग्यू और ऐसे उन लोगों का चले जा रहा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा तो पिटाई सोंग जिंग्यू की ही हो रही होती है। सोंग जिंग्यू कहता है ये काफी हार्ड हो रहा है लेकिन ये पहले वाले मैच के कंपेरिजन में काफी डिफरेंट है। जब तो मैं डरा हुआ था लेकिन अब जब भी मेरे को हिट पड़ रही है मैं जीतना चाह रहा हूँ, डबल से मारना चाह रहा हूँ और फिर कैसे उठ के खड़ा होना चाह रहा हूँ। और फिर होपेन सोंग जिंग्यू में एक जोर का पंच मार देता है। ये देख के उसके बंदे लोग काफी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं बॉस आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। वो छोटी लड़कियां तो काफी डर गई हैं, वो तो फाइट करने के लिए रिंग में भी नहीं आ रही। और फिर तभी यहाँ पर बेल बज जाती है। मुंह चलाते हुए कहते हैं राउंड खत्म हो गया रुक जाओ। इनका भाई कहता है क्या सोंग जिंग्यू हार रहा है, इसका अपोनेंट तो काफी अच्छा है, शायद मेरे को अपनी बहन को ही लड़ने देना चाहिए था इसके साथ। और फिर नेक्स्ट दिन में दिखाया जाता है सोंग जिंग्यू कॉर्नर में होता है। मून कह रही होती है आगे तुमने गार्ड अप क्यों नहीं करा, आगे तो मेरे पास सुन क्यों नहीं रहते, इस तरह से काम नहीं होने वाला जिस तरह से तुम वेट कर रहे हो। क्वीन का भाई बोलता है सोंग जिंग्यू तुमने मेरे को हराया था इसलिए ये तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए। सोंग जिंग्यू लड़खड़ाते हुए आवाज में कहता है मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी जीत सकता हूँ, माफ करना कोच मैंने कोशिश की लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। डडल रोते हुए कह रही होती है सोंग जिंग्यू अब तुमको रुक जाना चाहिए। सोंग जिंग्यू कहता है भले मेरे को यहाँ पर काफी सारी मार पड़ी है लेकिन फिर भी मेरे को काफी अच्छा फील हो रहा है, मैं लास्ट राउंड फिनिश करना चाहता हूँ। होपेन कहता है क्या अभी तक इसका हुआ नहीं, मैं इस बंदे से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब नेक्स्ट बंदे को भेजो यार, मैं तुम सबको संभाल लूंगा। और वैसे भी मैंने उस बंदे को काफ़ी मार दिया है, अगर वो इस राउंड में फिर से आता है तो वो मारा जाएगा। मून सोचती है मैं एकदम सही थी, सोंग जिंग्यू सीरियसली टायर्ड है लास्ट फाइट की वजह से। और वो सोच रही होती है क्या मेरे को सोंग जिंग्यू को फाइट करने देना चाहिए, वो बोल रहा है कि वो करना चाहता है, क्या वो बस मेरे लिए कर रहा है, और साथ ही वो यही विचार कर रही होती है। तभी झगड़ू जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, कह रहा होता है जरा देखो तो इन कमजोर लिटिल लड़कियों को कितनी ज़्यादा डर गई है, लगता है कि अभी ना हमारी गैंग के साथ सच में आ रही है। क्या तुम लोगों के पास और कोई नहीं है जो हमसे फाइट कर सके, नहीं तो ये तो कुत्तों की मौत मरेगा। तुम पहले तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी लेकिन अब क्या हो गया, तुम पीछे हट रही हो अब। तभी जिम का दरवाजा खुलता है, यहाँ पर वही नर्स आ जाती है, बोलती है क्या यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, रेफरी ने मुझे यहाँ पर भेजा है, वो बोल रही थी कि यहाँ पर स्पार मैचेस हो रहे होंगे, लोग जख्मी होंगे पड़े होंगे, और मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर लाशों का ढेर लगा होगा, मत मरे लोग पड़े होंगे, लेकिन लगता है कि यहाँ पर तो कोई भी हट नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, मैं चेरी कर लेती हूँ तुम लोगों को। जिंग्यू अपनी जगह से उठ के आगे की तरफ जाने लगता है। डडल कहती है सोंग जिंग्यू आगे तुम कहाँ पर जा रहे हो। सोंग जिंग्यू कहता है मेरे को इस बंदे से राउंड शुरू होने से पहले कुछ बात करनी है, और फिर वो होपेन के पास पहुंच जाता है। होपेन कहता है क्या तू फाइट कंटिन्यू करना चाहता है, तू मारा जाएगा। जिंग्यू कहता है मैं मार्शल आर्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता और फाइटिंग चोट पहुंचाती है, लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फील करता हूँ, मैं इस मैच को अच्छे से ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे छोटे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मेरे लिए चढ़ कर रहे हैं और शायद मैं उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल ना कर सकूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई करना चाहता हूँ। और ये मैच लास्ट राउंड होगा, मैं इस मैच को इस लास्ट राउंड को काफ़ी अच्छे से फिनिश करना चाहता हूँ, विनर और लूज़र इस मैच के ख़त्म होने के बाद हमें पता चल जाएगा। तो चलो इस रिंग के अंदर एकदम फेयर तरीके से मैच को ख़त्म
काम करते हैं प्लीज़। दिखाया तो उसकी बात सुनने के बाद होपन आगे से कहता है क्रेजी बाशट, आगे तू ये किस तरह के बकवास कर रहा है? हाँ, मैं तो ऊपर थोड़ा सा ईजी कैच लगा है, तेरे को लगा कि मैं तेरा दोस्त हूँ? हाँ, ये बकवास बंद कर दूँ अपनी। जिंगू कहता है लेकिन मैं तो बस, तभी होपन उसके पेट में एक जोरदार पंच मार देता है और कहता है क्या फेयर मैचेस, अपना ये ढोंग बंद कर, फेयर जैसा कुछ नहीं होता है। और उस पंच की वजह से सोंग जिंगू के बिल्कुल सांसें रुक जाती है। ये देख के डडल और मून भी घबरा जाते हैं। मून चिल्लाते हुए कहते हैं बेला भी नहीं बची है तो आगे तुम ये क्यों कर रहे हो, रुको। होपन कहता है क्या मैच को एकदम फेयर तरीके से एंड करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक रियल फाइट के अंदर एक विनर होता है, एक लूजर होता है, बस इतनी सी बात है। और तुम लोगों के पास समझ में नहीं आती, तुम बेवकूफ़ हो। क्या हुआ अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी फेयर तरीके से ना खेलूँ? तुम लोग मेरा उखाड़ क्या लोगे, कर क्या लोगे? और साथ ही वो उसको जोरदार घुटना दे मारता है। ये देख के उसके साइड के बंदे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं इसे मार डालो बॉस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और ये देख के पीछे मून और डडल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सोंग जिंगू की हालत बुरी तरह से बेकार हो जाती है, वो रिंग के बीच में ढेर पड़ा रहता है। होपन कहता है क्या मैचेस, ये तो एक जंग है और मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को क्रश कर दूंगा। और साथ ही वो मून से चिल्लाते हुए कहता है इस कचड़े को यहाँ से बाहर ले जा, और अगला कौन है जल्दी आ। अब मून यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। डडल भी सोंग जिंगू के पास पहुँच जाती है, बोलते है क्या तुम ठीक हो? और मून सोंग जिंगू से उसके ग्लव ले लेती है, बोलती है मैं ली मून यंग, एस रैंक ऑफ द वाइल्ड कार्ड, प्लीज़ इस राउंड को स्टार्ट करो। वो दोनों भी ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं। वो लाल वाला कहता है क्या ये ठीक होगा अगर आप लोग इनको ये कंटिन्यू कर देते करने दें? चीफ कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। होपन कहता है तो अब तुम आ रही हो और तुम भी उसी बंदे की तरह बकवास करने में लगी हुई हो, ऐसे ही आ जाना। जबकि मून जोर से चिल्लाते हुए कहती है बेल बजाओ। चीफ बोलता है जल्दी से बेल बजा दे यार। वो कहता है ओके सर। होपन कहता है लो सुन लो बकवास फ्रिके से इनकी, और फिर साथ यहाँ पर रिंग बज जाती है और मून बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। होपन बोलता है बेवकूफ, इतना ज़्यादा हवा में उड़ने की कोशिश मत करो, बट मून उसकी बात को इग्नोर करते हुए तेजी से आगे बढ़ती है और होपन के ऊपर पंच मारने लगती है। होपन कहता है तेरे इस कमज़ोर पंच से मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। बट जैसे ही मून का पंच होपन के चेहरे से टकराता है, होपन धड़ाम करके रिंग के बीच में गिर जाता है। ये देखे झगड़ू का मुंह एकदम खुला का खुला रह जाता है, कहता है ब्रो क्या तुम ठीक हो? और होपन भी एकदम सरप्राइज रह जाता है। मून बोलती है क्या हुआ, जल्दी से खड़ा हो। और फिर इसके बाद हमें क्वीन के प्लान का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर पार्क तो सो रहा होता है, बट क्वीन अपने मोबाइल पे वाइट टीवी पर वो सब कुछ देख रही होती है जो कुछ भी वहाँ स्कूल के अंदर चल रहा है। और वो देखती है कि मून ने कैसे उस बंदे को एक जोरदार पंच मारा। ये देख के क्वीन भी खुश हो जाती है, बोलती है बहुत अच्छा करा मून, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई सोंग जिंगू को पंच करने की। होपन भी उठ के फिरके से खड़ा हो जाता है और कहता है ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हारे उन ट्रिक में फिरके से फंस जाऊंगा। ठीक है, एक कुत्ते के तौर पर तेरा पंच काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीछे से उसके लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं ब्रो इसको फिनिश कर डालो, जबकि मून तो एकदम सीरियस होती है। वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है मून को मारने के लिए, और ये देख के उसके बंदे लोग खुश होने लगते हैं, चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं बॉस इसको खत्म कर डालो, एक पावरफुल ब्लो और ये कुत्ते मर जाएगी। पर यहाँ पर उल्टा मून ही उसको एक और बार जोर का फटका दे मारती है और वो फिरके से रिंग के बीच में गिरता है। और ये देख के वो एकदम शौक रह जाते हैं उसके सारे बंदे लोग, उनकी बोलती बंद हो जाती है और वो लोग कहने लगते हैं बॉस क्या तुम ठीक हो, तुम तो हार रहे हो यार। होपन जैसे तैसे करके फिरके से उठता है, मून की तरफ देखता है, उसका सर बहुत जोर से चकराने लगा है, बट मून उससे कह रही होती है जल्दी से खड़ा हो। और ये देख के डडल कहने लगता है कि मून काफी ज़्यादा सीरियस है। और वो लाल बाल वाला बंदा भी कहने लगता है ली मून यंग थोड़ी अजीब लग रही है, क्या हमें ऐसे कंटिन्यू होने देना चाहिए? चीफ भी बोलता है हाँ मेरे को भी थोड़ा डाउट हो रहा है। और फिर दिखाया जाता है होपन फिरके से उठता है और मून की तरफ पंच करने के लिए बढ़ता है बहुत ज़्यादा तेजी के साथ, बट मून नीचे झुकते हुए उसके पंच को अवॉइड कर लेती है और उसके पेट में एक जोर का पंच मारती है और साथ ही दूसरा उसके चेहरे पर, जिससे वो फिरके से धर्म करके रिंग के अंदर गिर पड़ता है। होपन फिरके से उठता है चिल्लाता हुआ, कहता है कुत्ते तेरे को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बट मून नहीं रोकते, उसको फिरके से बहुत सारे पंचेस मारते हैं और फिर वो डबल से रिंग के अंदर गिर जाता है। और फिर वो डबल से चिल्लाता हुआ उठ के खड़ा होता है, मून उसके पेट में एक जोर का फटका दे मारती है और फिर वो डबल से गिर जाता है। और फिर वो डबल से उठता है, मून इसमें फिरके से एक जोर का मारती है, वो फिर गिर जाता है। और होपन की हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है। उसके बंदे लोग भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कहने लगते हैं अरे भगवान हमारा बॉस तो वो मरने वाला है। डडल कहती है मुझे लगता है कि मून काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और बहुत ज़्यादा गुस्से में। जिंगू भी कहता है वो कुछ ज़्यादा ही कर रही है। और डडल जिंगू से बोलती है तुम ये मेक श्योर करना कि तुम कभी भी इस तरह की गंदी आदत डेवलप ना कर लो, अपने अपोनेंट के साथ एकदम खिलौने की तरह खेलना ये एक बैड हैबिट होती है। और होपन अपने कॉर्नर में पड़ा हुआ रहता है, उसके बंदे लोग कह रहे होते हैं ब्रो मेरे को टेक करो, मैं तुम्हारे बच्चे लड़ता हूँ, जबकि होपन सोच रहा होता है यहाँ तक कि मैं उसके पंचेस को भी नहीं देख पा रहा यार, क्या करूँ मैं। तभी होपन की नजर बाहर रखे स्टूल के ऊपर पड़ते है, वो हाथ डाल के उसे निकालने लगता है। मून भी पीछे से देख रही होती है उसे, और फिर वो निकाल के मून के ऊपर अटैक कर देता है, कह रहा होता है फक अब तू मरेगी, बट मून उस स्टूल पे ही एक जोर का पंच दे मारती है और वो स्टूल जाके होपन के चेहरे से टकराता है और एक जोर की आवाज़ आती है और होपन रिंग के अंदर गिर पड़ता है और इस बार वो बेहोश हो जाता है और स्टूल भी साइड में पड़ा हुआ रहता है। मून आती है, उस स्टूल को उठाती है और लगा के बैठ जाती है रिंग के बीच में और कहती है अब अगला कौन है। और फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन प्रिंसिपल का दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कि प्रिंसिपल की फ़ोटो खींच रही होती हैं।
प्रिंसिपल कहता है क्या इस तरह से? कैमरामैन बोलते हैं हाँ बहुत अच्छे, ज़रा नेचुरल पोज करने की कोशिश कीजिए प्रिंसिपल। लाल बाल वाले बोलते हैं बहुत अच्छे, बस ज़रा और कॉन्फिडेंस। चलो अब मैं इंटरव्यू स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसा कि आप इस बात से अवेयर होगे कि आप वाइट मंथली स्टार्ट होने वाले हो, और जबकि यहाँ पर कोई हेड टीचर नहीं है दूसरा, तो आपको इस तरह काम करना पड़ता है। तो क्या इसमें आपको डिफ़िकल्टी होती है? प्रिंसिपल बोलता है ऑफ कोर्स मेरे को अपने स्कूल के लिए सारे नेसेसरी वर्क करने की ज़रूरत होती है। अपने टाइटल के हिसाब से मेरे को अब हार्ड वर्क भी करना पड़ता है हमारे स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए। तुम सारे स्टूडेंट से हम जैसे टीचर्स का प्राइड और सपना हो। और साथ ही प्रिंसिपल कहने लगता है इस बारे में क्या ख्याल है एक और शॉट लेने के बारे में। वो पोज देने लगता है, वो कहती है ऑफ कोर्स, और साथ ही वो कैमरामैन की तरफ देखती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो, चलो ना। प्रिंसिपल कहता है मेरे को लगता है कि वो एक गुड शॉट लेने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कर रही है, क्योंकि वो तो मोबाइल देख रही होती है और मोबाइल में वो देख लेती है मून की फाइट को और कहती है अरे ये तो इमरजेंसी है, एक बहुत बड़ी फाइट हो रही है। वो लाल बाल वाली बोलती है क्या एक बिग न्यूज़? कैमरामैन बोलती है ली मून यांग कुछ गुंडों के साथ फाइट कर रही है, हमें इस स्टोरी को कवर करने की ज़रूरत है। वो लाल बाल वाले भी बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा, ये टाइम नहीं है प्रिंसिपल की फ़ोटो खींचने का, हमें जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। और फिर इसके बाद हमें डबल से उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली मून यांग फाइट कर रही है। तो दिखाया जाता है यहाँ पर होपेन बिल्कुल बेहोश हो चुका है, उसे रिंग के बाहर निकाल लिया होता है इन लोगों ने। नर्स चलते हुए आती है, चोडू कहता है बॉस ये मैं हूँ, प्लीज़ होश में आ जाओ। और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है, कह रहा होता है तुम इस तरह से नहीं मर सकते बॉस, तुमने वादा कराते कि अब लोग साथ साथ जिएंगे। तब यहाँ पर नर्स जाती है, बोलती है ज़रा मेरे को देखने दो, वो प्रॉपरली थोड़ा बेहोश हो गया है, क्या करें हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्किलफुल है ना। चोडू उसे धक्का देते हुए साइड कर देता है, कहता है आगे तू है कौन कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को टच करने की। और धक्का पड़ते से ही वो नर्स मैडम अपने फाइटिंग मोड में चली आती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी डडल पीछे आके उसे पकड़ लेती है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है यू लिटिल स्कम, क्या तू मरना चाहता है? डडल उसे पकड़ लेती है और बोलते हैं नो सिस, आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, आप अभी रिंग के बाहर हो। चोडू चिल्लाता वो अपने बंदों से कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, उस कुतिया ने हमारे बॉस को मारने की हिम्मत की है, जाओ आगे बढ़ो। तो दिखाया जाता है वो सारे ही रिंग के अंदर घुसने लगते हैं और कह रहे होते हैं आज तो हम इस कुतिया को मार देंगे। मून नजरें घुमाते हुए नर्स की तरफ देखती है, नर्स भी उसे ओके का साइन कर देती है, इशारे में बोलती है तुम इनको क्लीन अप कर दो, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगी। वो सारे के सारे ही रिंग के अंदर आ जाते हैं और मून की तरफ बढ़ते हैं, बोल रहे होते हैं चिल्लाते हुए आज हम तेरे को दिखाएंगे कि एक गैंग की स्ट्रेंथ क्या होती है, तेरी कब्र तो यहीं खुदेगी। तो मून भी रेडी हो जाती है और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए एक बंदे को जोरदार पंच मारते हुए नॉकआउट कर देती है, और फिर साथ ही दूसरे बंदे को पंच मारती है, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। छठे वाले का अटैक से बचती है और फिर काउंटर पंच मारती है, और ऐसे करते करते वो लास्ट बंदा पहुंच जाती है और उसको भी जोर का मुक्का मार के नॉकआउट कर देती है। और मून ने यहाँ पर एक झटके में सबको मार दिया होता है, फिनिश कर दिया होता है। और ये नज़ारा देख के अब जगडो भी एकदम परेशान हो जाता है, जबकि नर्स और डडल तो खुश हो जाते हैं, थम्स अप करते हैं मून तुमने बहुत अच्छा करा। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाता है, चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्पार बिल्कुल भी रूल के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जल्दी से रुक जाओ। तब यहाँ पर नर्स आ जाती है, बोलते हैं प्रिंसिपल ऐसा नहीं जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये सारे बदतमीज लोग गुस्सा होकर खुद रिंग के अंदर आगे बढ़े, जानलेवा हमला करा, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो बहुत सारे थे और फिर ये सब हो गए, जो कि आपको पता है मैं एकदम फेयर टीचर हूँ, आप तो जानते होगे मैंने यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की थी। प्रिंसिपल कहता है अरे टीचर जून आप यहाँ पर आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था। और साथ ही वो जगडू से कहता है आगे तुम इस बच्चे के साथ क्या कर रहे हो, इसका क्या हुआ। और वो लोग फोटो खींचने में लगे हुए रहते हैं, जबकि कैमरामैन होपेन की फोटो खींच रही होती है। वो बोलती है मेरे को तो इसके पिक्चर लेनी चाहिए, उसकी नाक से खून बह रहा है। ये देख के जगडू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही कैमरामैन को बाल से पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है फोटो खींचना बंद कर, कुतिया तेरे को क्या लगता है क्या तू किसी जू में खड़ी है। और साथ ही उसको मारने लगता है और ये देखते से प्रिंसिपल फटाक से आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पे एक जोरदार मुक्का दे मारता है। और फिर हमें प्रिंसिपल के बारे में बताया जाता है, यह है ली पाल वोंग, ये अपने ज़माने में एक बहुत ज़्यादा प्रो रेसलर और एक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका है। प्रिंसिपल बोलता है मैं तुम लोगों को हमारे वाइल्ड की लेडीज़ को बिल्कुल भी टच करने नहीं दूंगा। और फिर साथ ही वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, कह रहा होता है अरे मैंने ये क्या कर दिया। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर वो नर्स उन सभी लोगों की मरम्मत करने में लगी हुई रहती है और मैं से चलाते हुए कहते हैं बहुत जोर से हट हो रहा है, ज़रा संभल कर। नर्स बोलती है तुम सारे गैंग मेंबर्स भी ना कहता सभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि वो कह रहा होता है प्लीज़ थोड़ा आराम से। और फिर नर्स उसको बैंडेज लगाने लगती है और वो चलाते हुए कहने लगता है ये हट हो रहा है क्या तुम्हें, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। नर्स बोलती है बच्चों की तरह रोना बंद करो यार तुम। डडल बोलती है जिंगू क्या तुम वाकई में ठीक हो। जिंगू कहता है हाँ मेरे को तो बस जरा सी चोट लगी है, उन्होंने कहा है थोड़ा आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। डडल बोलती है ये सब कुछ मून यांग की वजह से हुआ है, मून यांग बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी जिसकी वजह से सॉन्ग जिंगू हट हो गया। जिंगू पूछता है अब तुम्हें क्या लगता है मून यांग सुनवे के साथ क्या होगा, क्या उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। डडल बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उस पिकी के साथ चाहे जो भी हो, शायद उसको
एक्सप्लेन कर देंगे, स्कूल से निकाल देंगे उस औरत को। जबकि नर्स गैंगस्टर के मुंह पे मारते हुए कहती है नेक्स्ट गैंगस्टर प्लीज। जिंगू यहाँ पर तो परेशान और थोड़ा उदास हो जाता है, कह रहा होता है अगर मैं थोड़ा और बेटर होता तो उस रिंग के अंदर आने की जरूरत नहीं होती। और फिर दिखाया जाता है उनमें से एक गैंगस्टर डॉक्टर को छेड़ना शुरू कर देता है और कह रहा होता है तुम तो काफी क्यूट हो यार, क्या ख्याल है मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी। डॉक्टर उसका हाथ मोड़ते हुए फटाक से बिस्तर पर लेटा देती है, वो दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। डॉक्टर बोलती है तुम गंदे मॉन्स्टर्स कहेंगे, मुझे तो तुम्हारा हाथ काट देना चाहिए। जो कोई भी चुपचाप से मेरे को अपना लाश नहीं करने देगा मैं उसके हाथ पर सब तोड़ डालूंगी, समझ गए। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्टर रूम का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसिपल लीमूनियन के ऊपर चिल्ला रहा होता है, बोलता है ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड वाले, तुमको हमारे स्कूल के रूल्स को फॉलो करना चाहिए था। एक इस रैंक का प्लेयर ऐसे ही नॉर्मल पीपल के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, जरा देखो तुमने इन बेचारों के चेहरे की क्या हालत कर दी है। मून प्रिंसिपल से सॉरी बोलती है। प्रिंसिपल चिल्लाते हुए कहता है देखो तुम्हारी वजह से कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, तुम एक एस रैंक के स्टूडेंट हो, तुम्हें ज़्यादा संभल कर रहना चाहिए। ज़रा देखो तुमने इन बेचारों के चेहरों को कितना ज़्यादा बिगाड़ दिया है। मून कहती है लेकिन प्रिंसिपल उनमें से एक। तभी प्रिंसिपल चिल्लाते हुए कहता है शट अप, तुम मेरे को जवाब दे रहे हो। हाँ। डायरेक्टर अपने कप को नीचे रखता है और बोलता है, डायरेक्टर कहता है मैं इस मसले को जिस तरह से देखता हूँ उसके हिसाब से इसमें हमारे स्टूडेंट्स का भी हाथ था, लेकिन चूंकि दोनों पार्टीज़ के बीच थोड़ी नोकझोंक हुई थी तो हम ये नहीं कह सकते कि गलती दोनों पार्टीज़ की नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है, तुम इस मसले को यहीं पर छोड़कर वापस क्यों नहीं चले जाते। हॉबन कहता है बकवास, अगर तुम बस अपमानजनक बातें ही कहना चाहते हो तो प्लीज अपना मुंह मत ही खोलो। जडू भी कहता है हाँ अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस तक पहुंचने की, मैं इस स्कूल को कभी नहीं भूलूंगा, बेहतर होगा कि तुम रात में अपने कदमों को जरा संभाल कर चलो। डायरेक्टर कहता है वेल मैं श्योर नहीं हूँ कि आगे तुम चाहते क्या हो। क्लियर तौर पर कहूँ तो हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ नियम तोड़े, उन्होंने ग्लव का गलत तरीके से यूज करा जिसकी वजह से राउंड ठीक से एंड नहीं हुआ। तभी प्रिंसिपल डायरेक्टर के पास आता है और बोलता है मुझे अपनी पिछली गलती के लिए वाकई में काफी ज्यादा अफसोस है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और साथ ही वो लीमून यांग से बोलता है लीमून यांग तुमने रूल्स का उल्लंघन किया है, रूल्स तोड़े हैं, इसलिए तुमको जिम से बैन कर दिया जाएगा और तुम्हारे स्पेशल राइट्स भी रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा हम तुमको और कुछ नहीं दे सकते। हॉपन कहता है इस घटना में हमारे साथ खिलवाड़ करने वाले सभी लोगों को सामने लाओ और उनसे कहो कि वो हमारे सामने घुटने टेके, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जोडू भी कहता है हाँ तुम लोगों ने क्या सोचा था कि हमारे साथ खिलवाड़ करने के बाद तुम ऐसे ही बच के निकल जाओगे। हाँ। डायरेक्टर कहता है वेल ये स्कूल नियमों का पालन करता है और साथ ही ये वाइल्ड अकेडमी भी है, यहाँ पर चल रहे इवेंट्स को एंजॉय करते समय एक विजिटर के साथ थोड़ी सी दुर्घटना हो गई, मुझे लगता है कि गलती दोनों पार्टीज की है, फिर भी हम तुमको हमारे स्कूल के गेस्ट की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं और लगता है कि बस इतना काफ़ी है, अभी के लिए प्लीज़ वापस ले जाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर डबल से आइएगा, अगर आप हिंसा का यूज़ करते हो, वायलेंस करते हो तो हमारा स्कूल भी रूल्स को फॉलो करते हुए आपके हिंसा का जवाब देगा। और वाइल्ड हाई रूल्स को अच्छे से फॉलो करना जानता है और वैसे भी हम लोग गैंगस्टर्स के साथ नेगोशिएट नहीं करते और ये टी काफ़ी अच्छी है, प्लीज़ इससे पहले ये ठंडी हो जाए पी लो। डायरेक्टर की बात सुनने के बाद जगडू उठा के पीने भी लगता है टी फूक मारते हुए। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है ये लोग चलते हुए जा रहे होते हैं। जगडू कहता है अब हमें क्या करना चाहिए बॉस, क्या मैं सभी लोगों को इकट्ठा कर लूँ। उसका बॉस कहता है जगडू, इतना सुनते से जगडू चिल्लाते हुए कहता है यस बॉस मैं हमेशा रेडी हूँ, आपके साथ ही रहूंगा, बस बताओ करना क्या है अपन को। हॉपन कहता है अगर यहाँ पर मेरा बड़ा भाई होता तो वो उनसे भिड़े आता और फिर सवाल पूछता, ये उसकी खामियां और खूबी दोनों ही है, चलो अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। कि तभी रास्ते में वही बंदा खड़ा हुआ रहता है जो कि लेमी नाम से बुरी तरह से पिट गया था। वो होपेन से कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि किम होपेन इन सब के बाद पीछे हट जाएगा, मैं तो कुछ बड़ी लड़ाइयाँ या फिर कुछ और भी ज़्यादा की उम्मीद कर रहा था। क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि अपने दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त हो सकता है। तो चलो अब उन दोनों मिलकर अपनी फोर्सेस को एक कर लेते हैं, मिला लेते हैं और इस वाइल्ड हाई को डिस्ट्रॉय कर डालते हैं। जबकि हॉपेन और जगडू तो उसे फुल्ली इग्नोर करते हुए आगे बढ़े आते हैं। हॉपेन कह रहा होता है आखिर अपने लड़के लोग कहाँ पर है। जगडू कहता है वो बाहर कार के साथ अपना इंतजार कर रहे हैं। जबकि होंग्यून वहीं खड़ा रह जाता है और फिर इसके बाद अपन को जिंग्यू को दिखाया जाता है। जिंग्यू कहता है तो मॉनसून मैंने लेक के अंदर अपना स्पॉट खो दिया है। डडल बोलती है वैसे तो इससे भी ज़्यादा खराब सिनेरियो हो सकता था, फिर भी बस अभी उसे तो टेम्परेरी बैन करा हुआ है इक्विपमेंट का यूज़ करने से और बाकी अदर चीज़ों से, और उसके स्पेशल राइट्स भी बैन कर दिए हैं। लेकिन तुम परेशान मत हो, उसके घर पे ही उसका एक जिम है तो वो आराम से अपने घर पर ही अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकती है। जिंग्यू बोलता है लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये मेरी गलती है। तभी यहाँ पर ली को स्वेल आ जाती है और बोलती है अरे जिंग्यू तुम यहाँ। जिंग्यू उसको देखते से कहता है मैंने तुम्हारे मैचेस देखे थे, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे यार। ली को स्वेल कहती है यार ये तो बस एक प्राइमरी थी, तुम तो मेरे कुछ ज़्यादा
ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हो, मेरे को शर्म आ रही है। तभी डडल चिल्लाते हुए कहती है आगे तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो मेरे सॉन्ग जिंगू के साथ, दूर हटो, ये जिंगू बस मेरा है। लीगो स्वेल बोलती है अरे हम दोनों तो बस स्कूल के फ्रेंड्स हैं और सेम ग्रेड में हैं। तभी डडल को सामने कोई नजर आ जाता है, वो उसको देखते से बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, बोलती है अरे ये क्या है। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर मून की एंट्री होती है जिसने स्कर्ट पहनी होती है शायद आज पहली बार। वो बोल रही होती है यूनिफॉर्म ये कितना ज़्यादा ऑकवर्ड है, मेरे को तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और मेरे को विश्वास नहीं होता आगे तुम हर दिन इस तरह के यूनिफॉर्म को कैसे पहन लेते हो यार। ये देखते से डडल जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और बोलती है तो फाइनली अब तुम एक वुमेन की तरह ऐड कर रही हो। मून बोलती है स्कूल की फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए मेरे को बैन कर दिया है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन मैं स्टडी कर सकती हूँ बराबर से स्कूल में आकर। और ये वाली यूनिफॉर्म तो मेरे पास काफ़ी लंबे टाइम से कैबिनेट में पड़ी हुई थी, लेकिन ये मेरे को बिल्कुल भी अपने कपड़ों जैसा फील नहीं देते थे, काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड कर देते थे, इसलिए मैं इन्हें नहीं पहनती थी। जिंगू बोलता है मैंने तुमको कभी भी इस तरह की यूनिफॉर्म में नहीं देखा है, इसलिए वाकई में थोड़ा अजीब है। जबकि डडल तो बहुत जोर जोर से हंस रही होती है और बोलती है अरे मेरा पेट। ये सुनते से ही मून अपने सिर के बाल खोल देती है पूरे और बोलती है तो अब क्या ख्याल है इसके बारे में। जिंगू बोलता है और तुम काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही हो। लीगो स्वेल भी बोलती है और तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो सिस। जबकि डडल तो अभी भी जोर जोर से हंसने में लगी हुई रहती है, बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा हिलोरियस है और मेरा पेट मेरा ऐसा लग रहा है कि ये तो एक्सप्लोड हो जाएगा। ये सुनते से मून गुस्सा हो जाती है और डडल के ऊपर कूद पड़ती है, बोलती है तू लिटिल चुया कहीं की। तभी सॉन्ग जिंगू को कोई और भी नजर आ जाता है, वो इशारा करते हुए कहता है जरा देखो उसने भी यूनिफॉर्म पहन ली। दिखा तो लोगों का ध्यान भी चलाया जाता है उस बंदे की तरफ। ये वही पोल वाला बंदा रहता है जो कि लड़के की तरह देखता है बट है लड़की, तो उसने भी यूनिफॉर्म पहन ली होती है फाइनली इस स्कूल की। मून बोलते है ओ अब ये वाकई में एक लड़की लग रहा है। डडल बोलती है क्या तुमको वाकई में लगता है कि अभी भी लड़की लग रहा है। वो बोलता है ये स्कूल तो काफ़ी अच्छा है, उन लोगों ने मेरे को यूनिफॉर्म भी सप्लाई कर दी, यूनिफॉर्म भी दे दी, और तुम लोगों को क्या हुआ, क्या इसमें कुछ मैटर है। जिंगू कहता है अरे कुछ नहीं, तुम इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तभी वो दूसरा बंदा भी आ जाता है, कह रहा होता है मेरे लिए तो रुको, और भगते हुए आ जाता है और वो भी यूनिफॉर्म में होता है। और फिर इसके बाद अपन को सीधे डडल के घर का सीन दिखाया जाता है। डडल के घर पर एक न्यूज़ रिपोर्टर आई हुई रहती है जो कि उसकी मम्मी का इंटरव्यू ले रही होती है। बेसिकली यहाँ पर कुकिंग शो चल रहा होता है, उसकी मम्मी बहुत अच्छी कुक है ना, तो वो रिपोर्टर डडल की मम्मी से बोलती है वाओ ये किचन तो एकदम लैबोरेटरी की तरह लग रहा है, क्या ये हमेशा ही ऐसा रहता है। डडल की मम्मी बोलते हैं ऑफकोर्स जब ये किचन क्लीन होता है तो मेरे को एक अच्छी कुकिंग करने में काफ़ी हेल्प होती है। और आज के लिए अपन लोग चिकन स्नैक क्रैकर बनाने वाले हैं जो कि फुल्ली हेल्दी इंग्रेडिएंट से भरा हुआ होगा। ये सुनते इस रिपोर्टर कहते हैं वाओ मेरे को वो बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव दिस। डडल की मम्मी बोलती है एक अच्छी कुकिंग की है कि तुम्हारे सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम फ्रेश होने चाहिए, और इसी चीज़ के लिए मैंने एकदम फ्रेश रोस्टर प्रिपेयर करके रखा है। और फिर जैसे वो साइड में देखती है तो उनका चिकन गायब होता है। वो कहते हैं अरे कहाँ चला गया, और फिर हमें डडल को दिखाया जाता है जो कि गुनगुनाते हुए अपना खाना बना रही होती है। अंडे चलाते हुए कहती है चोई डडल आके तुम ये कर क्या रही हो। और फिर साथ ही वो डडल के पास पहुंच जाती हैं, बोलती है उससे आगे तुम बाहर क्यों आ गई हो, तुम्हें इन इंग्रेडिएंट्स के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हो। डडल बोलती है आखिर आप मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तो बस कुकिंग कर रही हूँ। उसके मुँह चिल्लाते हुए कहती है लेकिन तुम्हें कम से कम मेरे शो से तो इंग्रेडिएंट्स नहीं छुड़ाने चाहिए ना बेटा। और फिर जैसे रिपोर्टर्स उनकी तरफ देखते हैं तो डडल की मम्मी एकदम अच्छी बन जाते हैं, बोलते हो मेरी प्यारी डॉटर बाहर आई है अपनी मम्मी की मदद करने के लिए, कितना क्यूट है। डडल बोलती है आप ये क्या बकवास कर रहे हो। पीछे से रिपोर्टर कहने लगती है वाओ इन माँ बेटे का रिलेशनशिप कितना अच्छा है। डडल की मम्मी उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है एकदम चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी इस महीने की, जैसा चल रहा है चलने दो। रिपोर्टर डडल के पास पहुंच जाती है और बोलती है अरे तुम तो चोई डडल हो ना, वाओ तुम कितने क्यूट हो और साथ ही तुम कुकिंग भी कर लेती हो। और वैसे तुम्हारी बेहतरीन डिश कौन सी है, क्या तुम्हारे पास भी कोई सिग्नेचर वन है। डडल बोलती है क्या सिग्नेचर वन, अरे हाँ शायद बैकवर्ड केक, अनसाइकिल केक, हेड स्मैश, चीज़ों को तोड़ना, मैं एक बार में अपनी एक किक के साथ 3 बेसबॉल बैट को तोड़ सकती हूँ। दिखा दी ये सब बोल रही होती है वो, इतने मेरी डडल की मम्मी आके उसका मुंह चुप कर देती है और सिचुएशन को संभालते हुए बोलती है अरे मेरी बेटी चावल बनाने में अच्छी है। और फिर इसके बाद अब उनको मून के घर का सीन दिखाया जाता है जो कि रस्सी को उनकी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं घर पर ही। तभी डडल उसके घर पर पहुंच जाती है और बोलते हो ओ तुम तो काफ़ी हार्ड ट्रेन कर रही हो। मून बोलती है आगे तुम यहाँ पर क्यों आ गई, अगर तुम मेरा यहाँ पर मजाक उड़ाने के लिए आई हो तो अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। डडल बोलती है मैंने तो सोचा था कि स्कूल की फैसिलिटी से बैन होने के बाद तुम घर पर पोंछ लगा रही होगी, वैसे मैं तो अपने यहाँ पर कुकिंग करना सीख रही हूँ। मून बोलती है अगर तुम्हारे पास कोई बिजनेस नहीं है तो अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम मेरे को गुस्सा दिला रही हो, तुम अनोइंग हो। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो दोनों बेंच पर बैठे हुए रहते हैं। डडल बोलती है आगे तुम्हें तो पसीना क्यों
क्यों बाहर रही हो, क्या तुम्हें पानी की ज़रूरत है? और मून बोलती है मेरे को क्लास के लिए अपना वेट लूज़ करना है 2 महीने के अंदर। ये सुनते से डल कहती है ओ क्या वाकई में ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ, मेरे को लगता है कि अब तुम वो लंच नहीं कर पाओगी जो मैं पैक करके लाई हूँ। दिखाते मून भी उस डब्बे की तरफ देखती है और साथ ही मुँह फेर लेती है, कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल भी लंच नहीं कर सकती, अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। डडल बोलती है क्या वाकई में? वैसे मैं बता दूँ इसके अंदर तुम्हारा फेवरेट चिकन स्टूक भी है। दिखाते चिकन का नाम सुनते से ही अमून बहक जाती है और लाल टपकाते हुए कह रही होती है मैं खाना चाहती हूँ, मुझे अभी दे दो। डडल उसे थमा करके रोकती है, कहती है सर रुको, पहले अब लोग सोन चिंगू के पास जाएंगे, उसकी हेल्प करेंगे और फिर उसके साथ खाएंगे। और वीकेंड स्टार्ट हो गए हैं ना, इसलिए आजकल वो काम पर जल्दी चला जाता है। दिखाते मून भी मान जाती है और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मून साइकिल चलाते हुए जा रही होती है और बोल रहे होते हैं हम पहुँच गए, मैं बहुत जल्दी खाऊंगी तुम्हें चिकन। और फिर दिखाया जाता है ये लोग शॉप पर पहुँच जाते हैं और मून एकदम से रुक जाती है, तो पीछे से डडल गुस्सा हो जाती है, कहते हैं क्या हुआ? मून बोलती है जरा सामने देखो कोई नहीं यहाँ पर, और वो लोग वहीं पे छुप के देखना शुरू कर देते हैं। मून बोलती है आखिर हम लोग वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे? डडल बोलती है चुपचाप यहीं पे खड़े रहे, देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ सीरियस लग रहा है। मून भी बोलते हैं हाँ कोइन के पोस्टर से तो लग रहा है कि कुछ सीरियस हो रहा है यहाँ पर, और वो दोनों छुप के देखना शुरू कर देते हैं कि तभी एक बाइक वाला उनके पीछे आ जाता है। मून बोलती है लगता है कि वो किसी सीरियस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि डडल काफी तक गुस्सा हो रही होती है, कह रही होती है मैं उस चुड़ैल को अपने सोन चिंगू को नहीं छुड़ाने दूंगी। जबकि पीछे बाइक के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ रहता है वो अपना हेलमेट उतार देता है, तो अपन को पता चलता है ये तो हवांग होता है जो कि लिमी नाम से पिट गया था। तो दिखाया जाता है वो बड़े स्टाइल के साथ सामने की तरफ चलते हुए उनके पास से जाने लगता है और कह रहा होता है जरा देखो तो यहाँ पर कौन है, और वाइल्ड हाई की फेमस लेडीज। उस दिन वाइल्ड हाई में मेरी हुई बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूल सकता, तुम देखना मैं तुम लोगों से छुटकारा पाऊंगा, बस इंतजार करो। जबकि वो दोनों तो उसके ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। मून कहती है आगे वो लोग क्या बातें कर रहे होंगे? डडल कहते हैं शुशु मैं सुन नहीं पा रही। मून बोलती है इनको देखने से तो लग रहा है जैसे वो अभी अपने बिजनेस वाले काम से डायरेक्ट यहाँ पर आई है या फिर जाने वाली है। डडल कहती है ये सारा ट्रैप है, झांसे में मत आओ उसके। मून बोलती है वैसे मेरे को काफ़ी अजीब फील हो रहा है। डडल बोलती है चुप हो जा शुशु, सुनने दे मुझे। जबकि वो बंदा भी उनके साथ कान लगा के बैठे आता है। सोन चिंगू कहता है तुम तो कहीं से लौट रही हो, तुम तो अभी अभी जेडू से वापस आई हो, क्यों? क्वीन बोलती है वेल ऐसा नहीं है, घर पर कुछ काम था जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। सोन चिंगू कहता है ओ क्या तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हो? तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे सब खत्म हो गए हैं और मुझे ज़्यादा चोट भी नहीं लगी है, मैं सब कर सकता हूँ अब, मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरे अपर क्लासमेट्स मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं तुम सभी लोगों का कर्जदार हो रहा हूँ। अब तुमको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है, मैं खुद संभाल लूँगा, आप लोग स्कूल में मिला करेंगे। ये सुनते से क्वीन बोलती है अब मैं तुम्हें स्कूल में बिल्कुल ही नहीं देख पाऊंगी और ना ही तुम मुझे देख पाओगे। दिखा दिया सुनते से सोंग चिंगू थोड़ा हैरान हो जाता है। क्वीन बोलती है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरा हाउस वर्क काफ़ी बढ़ गया है और साथ ही मेरी जॉब के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, तो मेरे को लगता है कि मैं अब मुश्किल से स्कूल बस एक या 2 बार ही आ पाऊँगी। यहाँ तक कि ये बात मैंने अभी तक मून यंग को भी नहीं बताई है, शायद अब मैं स्कूल हफ्ते में एक बार, शायद महीने में एक बार आऊँगी। सोंग चिंगू चुपचाप खड़ा खड़ा क्वीन की बातें सुन रहा होता है। क्वीन बोलती है मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमको हाय बोल दूँ और मुझे लगा कि मुझे तुमको ये बता देना चाहिए। सोंग चिंगू अपना ख्याल रखना। और वो तीनों अभी भी छुप के इन दोनों को देख रहे होते हैं। क्वीन की बात सुनने के बाद सोंग चिंगू आगे से कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा खड़ा उसको देख रहा होता है। तो क्वीन आगे से बोलती है हे क्या हुआ? सोंग चिंगू कहता है अरे कुछ नहीं, मुझे लगता है कि तुम अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हो। जब मैं लास्ट टाइम तुम्हारे घर आया था, मैं समझता हूँ कि चीज़ों को एडवांस में कर लेना अच्छा होता है। सोंग चिंगू की बात सुनने के बाद क्वीन बोलती है वैसे मुझे लगता है कि तभी यहाँ पर मून आ जाती है फटाक से। डडल कहती है ओ जरा देखो यहाँ पर कौन है? अरे ये तो कोई नहीं, जब तुम लोग बातें कर रहे थे तो हम लोग भी अचानक से यहाँ पर आ गए, क्या इत्तेफाक है? हाँ। और मून बोल रही होती है आगे तुम दोनों इतना ज़्यादा सीरियस होकर क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ मैटर हो गया है? क्वीन बोलती है कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा सोंग चिंगू को हाय बोल दूँ। दिखा तो उसकी बात सुनने के बाद मून मनी मन गुस्सा होती है, बोलते है ये चुड़ैल कहीं की सोंग चिंगू को बता दिया लेकिन मेरे को नहीं बता रही। तभी गाड़ी में बैठा हुआ क्वीन का भाई चलाते हुए कहता है नूना आगे तुम्हें कर क्या रही हो? तुम्हारी वजह से मेरा पोकेमोन का एपिसोड मिस हो जाएगा, जल्दी कार के अंदर आकर बैठो। क्वीन बोलती है ठीक है और साथ ही मुड़ते हुए चलने लगती है। मून बोलती है अपना ख्याल रखना, जबकि डडल सोंग चिंगू से चिपकते हुए बोलती है ये तो काफी अच्छा हुआ, अब तो सोंग चिंगू पूरा का पूरा बस मेरा है। जबकि सोंग चिंगू का ध्यान तो क्वीन की तरफ होता है जो कि गाड़ी में बैठकर जा रही है। क्वीन जा रही होती है तभी रास्ते में वही वांग मिल जाता है। क्वीन को देखते से कहता है ओ हेलो वाइल्ड हाई के क्वीन, आखिर किसने सोचा था कि अपन दोनों यहाँ पर इस तरह से मिल जाएंगे? अगर मैंने तुमको हरा दिया तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने पूरे वाइल्ड हाई को हरा दिया। क्यों? उस दिन वाइल्ड हाई में मेरी वो बेइज्जती मैं कभी नहीं भूल सकता। तभी ड्राइवर हॉर्न पर जाते हुए
बोलता है अरे अपनी मोटरसाइकिल हटाओ यार यहाँ से। तो हुआन फटाक से अपनी मोटरसाइकिल साइड करता है और क्वीन वहाँ से चली आती है। और फिर हमें मून को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास और रो रही होती है। कहती है वो चुड़ैल कहीं की मैंने सोचा कि हम दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात उसने मेरे को बताना ज़रूरी नहीं समझा। वो तो एकदम घटिया है और चिकन खाते हुए रो रही होती है। कहती है कितना डिलीशियस है, और जबकि हुआन भी बैठ गने के साथ खा रहा होता है और कोई इसको ध्यान ही नहीं दे रहा, सिवाय सोंग जिंग्यू के। शायद वो देख रहा है उसको। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। डड और मून सोंग जिंग्यू से कुछ ऐसा बोलते हैं जिसको सुनने के बाद सोंग जिंग्यू काफ़ी चौंक जाता है और कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम दोनों का कोच बन जाऊं? डडल बोलती है हाँ हम ऐसे ही चाहते हैं। मून बोलती है फाइनल्स आ रहे हैं और हमें कोच की ज़रूरत है और तुम हमें कोच की तरह असिस्ट करोगे। जिंग्यू कहता है जरा रुको, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कोच कैसे बन सकता हूँ, मैं तो अभी कुछ ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मून बोलती है हम बस तुमसे ही कोच स्टेप बनने के लिए बोल सकते हैं, आमतौर पर तो एक अपर क्लासमेट को अपना कोच बना रहा होता है, लेकिन इस साल हमारी नज़रों में ऐसा कोई भी नहीं है। जबकि डडल कहती है सोंग जिंग्यू तुम तो हमें काफ़ी अच्छे से जानते हो और हम भी तुम्हें, तो अच्छा रहेगा ना ये। क्योंकि सोंग जिंग्यू कह रहा होता है अरे मैं कुछ नहीं जानता अभी अच्छे से। मून बोलती है वैसे तुम्हारी नज़रें काफ़ी अच्छी है, एग्जाम्पल के लिए तुम मुझे अब मेरी वीकनेस के बारे में बता सकते हो, ज़रा कोशिश करो बताओ। जिंग्यू कहता है मून यंगसन में तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि बॉक्सिंग के तुम्हारा एक अच्छा स्पारिंग बेस है, और कमज़ोरी के लिए क्योंकि बॉक्सिंग सिर्फ तुम्हारा एक स्टाइल बेस है, इसलिए तुम अनप्रेडिक्टेबल अटैक से आसानी से हिल जाओगे, शेक हो जाओगी। ये बात सुनते ही डडल ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है। बोलते हैं बिल्कुल सही बोला बिंगो, पिछले साल जब मैंने इसको लात मारी थी तो ये तो लगभग मेरे से हार ही गई थी। दिखाते हैं सुनते से मून काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है चुप हो जाओ, वो तो बस एक ही बार हुआ था। डडल बोलती है सोंग जिंग्यू अब ज़रा मेरे बारे में बताओ। सोंग जिंग्यू कहता है सुनमें तुम काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट हो और तुम्हारे कोई ज़्यादा स्पेसिफिक वीकनेस भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी फाइट किसी ऐसे बंदे से हो जाती है जिसका स्टाइल तुम्हारी तरह ही बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन वो तुमसे ज़्यादा बड़ा हो साइज़ में, तो फिर तुम्हारे लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि तुम्हारी हाइट तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है ना सुनमें, इसलिए तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो जाएगी। दिखाया जाता है जिंग्यू के मुँह से बोनी सुन के डडल एकदम स्तंभ रह जाती है, जबकि मून के मुँह से ऐसे छुड़े आती है। सोंग जिंग्यू कहता है वैसे मैं ज़्यादा अच्छे से कुछ नहीं जानता और लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, मैं कुछ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मून बोलती है हाँ ये बहुत ज़्यादा बुरा आता है, लेकिन क्या तुम जानते हो हमारे स्कूल में आफ्टर स्कूल के बाद जो एक्टिविटीज़ होती है और अगर उनके अंदर कोई पार्टिसिपेट करता है तो उसे काफ़ी अच्छा ग्रेड मिलता है, और अगर तुम हमारे कोच बन जाते हो तो इसका मतलब ये होगा कि अब लोग सभी लोग एक ही टीम में हैं और हमें जब अच्छे ग्रेड मिलेंगे तो वो तुम्हारे खाते में भी ऐड हो जाएंगे। सोंग जिंग्यू कहता है लेकिन तभी डडल बोलती है ज़रा सोचो तो हम दोनों ही एस रैंक करें और हम लोग बिल्कुल आसानी से तो किसी से भी नहीं हारने वाले। मून भी बोलती है हाँ हमारा अपोनेंट तो हमें फ्री में ग्रेड देकर जाएगा। उनकी बात सुनने के बाद सोंग जिंग्यू कहता है वेल अगर ये बात सच है तो ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं करूँगा। वो दोनों बोलते हैं ठीक है, तो ये बात सेटल रही। और फिर इसके बाद अब उनको नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। बिल्कुल सुबह सुबह क्वीन का हेलीकॉप्टर तैयार होता है, दोनों भाई जा रहे होते हैं, दोनों भाई बहन। क्वीन का भाई कहता है ओ मैन आखिर मंडे की थी, सुबह सुबह ही क्यों निकलना पड़ रहा है, मोस्ट ऑफ द किड इधर टाइम में तो स्कूल जाते हैं और ज़रा हमें देखो हमें बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा है, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा थका देने वाली है, क्यों से कहा ना नूना। और फिर साथ ही वो क्वीन की तरफ देखते हुए कहता है नूना आखिर तुम्हें हुआ क्या है, आखिर तुम किस बारे में इतनी बुरी तरह से सोच रही हो, ओह शायद तुम सोंग जिंग्यू को कल ढंग से हेलो नहीं बोल पाई क्यों। क्वीन बोलती है शट अप। उसका भाई मुस्कुराते हुए बोलता है लगता है कि मैं एकदम सही सोच रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं एक जेंटलमैन हूँ और मैंने खुद स्पेशली तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर करके रखा है। और साथ ही वो बटलर से ओके का इशारा करते हुए बोलता है कि अब वो तैयार है, तो बटलर भी आगे से ओके का साइन दिखाता है। और फिर इसके बाद अपन को सोंग जिंग्यू को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। तभी सुबह सुबह उसका फ़ोन रिंग होता है, वो फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से उनका भाई कह रहा होता है सोंग जिंग्यू बिग ब्रदर ये मैं हूँ, उठ जाओ सुबह हो चुकी है, ज़रा बाहर आकर तो देखो स्काई की तरफ, जल्दी ऊपर देखो। तो सोंग जिंग्यू भी बाहर निकल आता है और ऊपर देख रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें कोई हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है, उसकी तरफ कंटिन्यू देखते रहो, उसके अंदर से कुछ निकलने वाला है। तो सोंग जिंग्यू भी उस हेलीकॉप्टर की तरफ देखता रहता है और फिर दिखाया जाता है उस हेलीकॉप्टर से एक बैनर निकल कर आता है जिसमें लिखा रहता है सोंग जिंग्यू तुम मेरे हो और मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी तुम्हारे लिए। ये देख के सोंग जिंग्यू एकदम हैरान परेशान रह जाते हैं वहीं पे खड़ा। और फिर इसके बाद हमें क्वीन का सीन दिखाया जाता है। क्वीन के भाई का बटलर बता रहा होता है पूरा शेड्यूल उन दोनों को कि आज उन्हें दिन भर में क्या करना है, और वो लंच करेंगे कोरियर रेस्टोरेंट के किसी डिपार्टमेंट स्टोर में, और फिर कल किसी सेमिनार में भी जाना है उन लोगों को। दिखाते सारा शेड्यूल सुनने के बाद क्वीन का भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, कह रहा होता है क्या इतना बिजी, यहाँ तक कि लंच के दौरान भी इतना बिजी, हाँ आखिर ये कोरियन फूड क्यों है यार,
मेरे को डिजर्ट से नफरत है, मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं चॉकलेट, मेरे को चॉकलेट चाहिए। बटलर कहता है मास्टर मैंने आपके लिए ऑलरेडी चॉकलेट का पार्फेट तैयार करके रख लिया है। ये सुनते से ही क्वीन का भाई खुश हो जाता है और क्वीन मोबाइल के ऊपर वाइल्ड हाई की न्यूज़ देख रही होती है। उसे एक न्यूज़ मिलती है जिसमें बताया जाता है कि वाइल्ड हाई का सोंग चिंग्यू जो कि फर्स्ट ईयर से है वो फर्स्ट टाइम में कोच बन रहा है और वो भी ली मुनयांग और शोए डडल का, इन दोनों ने उसको अपने कोच के तौर पर चुना है। और ये न्यूज़ क्वीन देख लेते हैं मोबाइल पे। क्वीन का भाई कह रहा होता है ये कितना थका देने वाला है, हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा हार्ड है यार। जबकि जो क्वीन रहती है वो सोंग चिंग्यू के लिए मैसेज टाइप करने लगती है उस न्यूज़ को देख के। और क्वीन ने मैसेज में लिखा होता है मैंने सुना कि तुम उन दोनों के कोच बन रहे हो, ज़्यादा हार्ड वर्क मत करना, खुद के ऊपर भी ध्यान दे लेना, थोड़ा ख्याल रखना खुद का। और मैसेज टाइप करने के बाद क्वीन सोच रही होती है कि भेजूँ कि मैं नहीं भेजूँ, और फिर साथ ही वो सारा मैसेज डिलीट करती है और फिर डबल से वही का वही टाइप कर देती है और ब्लश कर रही होती है, परेशान होती है भेजूँ कि नहीं भेजूँ, और फिर वो डबल से डिलीट करती है, डबल से फिर से वही टाइप कर देती है और फिर से परेशान होने लगती है कि भेजूँ नहीं भेजूँ। क्वीन का भाई उसे देख रहा होता है कि कैसे उसकी बहना फ्रस्ट्रेट हो रही है। और फिर क्या था, रास्ते पर क्वीन का ये चलता रहता है, वो मैसेज लिखती है और फिर कैसे डिलीट कर देती है, सोचती है कि भेजूँ या नहीं भेजूँ। और फिर इसके बाद हमें वाइल्ड हाई का सीन दिखाया जाता है। मून न्यूज़ देखती है कि डडल की भी न्यूज़ छपी रहती है कि कैसे दोनों माँ बेटी इतने अच्छे से मिलकर खाना बना रहे हैं और डडल को यहाँ पर तो कुकिंग कोई नहीं बता दिया होता है। तो ये देख के जो मून है वो बहुत ज़ोर से हंस रही होती है, लोटपोट हो रही होती है। कहते हैं यार आखिर ये किस तरह का प्लॉट ट्विस्ट है, डडल और कुकिंग कोई नहीं। डडल चिल्लाते हुए कहते हैं शर्ट आप तो मेरे हाथों का बना हुआ खाना इतने अच्छे से खा जाती है, और इस तरह की बातें बोल रही है पिगी। और फिर साथ ही वो उसको चिढ़ाते हुए कहती है लगता है कि तुम मेरे से जेलस है क्यों, तेरे को पंचेस मारने के अलावा आते क्या है, बस खाना पीना और हगना दिखाया जाता है। ये सुन के मुन गुस्सा हो जाती है, बोलते हैं हाँ विच तूने सही कहा, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, क्या कर लेगी तू। हाँ, और साथ ही उसको पीना शुरू कर देती है। तो डडल भी आगे से कहाँ कम रहने वाले है, वो बोलते हैं मैं तो बिल्कुल नहीं डरती, आ चुपेगी मैदान में। और वो दोनों आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि पीछे सोंग चिंग्यू के मोबाइल पे कोई मैसेज आता है। सोंग चिंग्यू देखता है स्कैरी क्वीन सुनबे का मैसेज आया हुआ रहता है उसके पास। क्वीन ने लिखा रहता है प्लीज डडल और मुनयांग की मदद करना, अब मैं काम पर जा रही हूँ और तुमको इस मैसेज के लिए रिस्पॉन्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैसेज देखने के बाद सोंग चिंग्यू भी हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर साथ ही रेडी हो जाता है। बोलते हैं अब तुम दोनों का बहुत हुआ, चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तुमने कहा था कि मैं कोच हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, इसलिए प्लीज़ मेरे ऊपर थोड़ा इजी जाना और मुझे सिखाना। और मैं जानता हूँ कि ये सब तो मैं बस ग्रेड के लिए कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई करूँगा इसके लिए भी। मून बोलती है अरे सोंग चिंग्यू तुम तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करो। डडल भी बोलते हैं अरे अपन लोगों को अब सोंग चिंग्यू के साथ प्रैक्टिस करनी है, सोंग चिंग्यू कितना क्यूट है। और फिर दिखाया जाता है उन लोगों की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और मून आराम से पंचेस मारती है और डडल का तो आपको पता ही है। और फिर वो लोग साथ में बैठ के लंच करते हैं और फिर साइकिल से जाते हैं, और साइकिल हमारा बेचारा सोंग चिंग्यू ही चला रहा होता है, वो दोनों आराम से पीछे बैठे हुए रहते हैं। और फिर दिखाया जाता है ये लोग काम पर आते हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रही होते हैं क्योंकि क्वीन यहाँ पर नहीं है ना शायद इस वजह से। और वो बोलती भी है जबकि क्वीन यहाँ पर नहीं है तो कितना अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्वीन तुम अच्छे से ऐसे ही काम पर लगी रहो। और फिर इसके बाद सीन डबल से क्वीन की तरफ ही शिफ्ट हो जाता है, उसके भाई के रेस्टोरेंट को दिखाया जा रहा होता है और क्वीन चलते हुए जा रही होती है। क्वीन का भाई बोलता है प्लीज जल्दी परफॉर्मेंस की समरी तैयार करो और मेरे को रिपोर्ट करो। वो कहता है यस सर। और क्वीन का भाई आगे बोलता है और प्लीज इस बात का भी ध्यान रखना कि कल के वीआईपी इवेंट की रिहर्सल टाइम पर हो। क्वीन बोलती है तो आज के लिए सब कुछ हो चुका है क्यों। बटलर बोलता है हाँ अब आप अपने कमरे में जा सकती हो। तभी एक वर्कर फुसफुसाते हुए बोलती है मुझे लगा कि यहाँ पर प्रेसिडेंट आने वाले हैं, लेकिन ये तो बस एक बच्चा और एक लड़की है, और जरा उसके बालों को तो देखो यार किस तरह से रंग करके रखा हुआ है और ये स्टाइल। तभी साथ वाला बंदा उससे कहता है अरे चुप हो जाओ, वो तुम्हारी बात सुन लेंगे। और क्वीन वाकई में उनकी बात सुन लेती है, मुड़ के उन्हीं की तरफ ही देखती है और उनके पास आके खड़ी हो जाती है। ये देख के वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। क्वीन उस लड़की के बैच की तरफ देखती है और बोलती है मैनेजर किम सो जंग आई एम सॉरी मैं ठीक से सुन नहीं पाई। तो तुम एक ऑपरेटर हो, तुमको इस कंपनी में काम करते हुए कितना टाइम हो गया है। वो बोलती है 5 साल हो चुके हैं। पीछे से क्वीन का भाई परेशान हो रहा होता है, सोचता है नूना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही है, क्या मुझे उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, कहीं वो उसके चेहरे पे हाई किक ना दे मारे। क्वीन कहती है हमारी कंपनी में प्रमोशन एंड पाना आसान नहीं है, तो तुमको कड़ी मेहनत करनी होगी, और तुमने जिन फील्ड के बारे में स्टडी की है अगर उन्हें भी शामिल कर लिया जाए तो तुमको इस फील्ड के अंदर 7 से 8 साल हो चुके हैं काम करते हुए। और फिर साथ ही क्वीन उसकी तरफ उन्हें हाथ बढ़ाने लगती है। ये देख के क्वीन का भाई पीछे परेशान हो रहा होता है कि अब वो क्या करने वाली है। तभी क्वीन उसके बालों से उसका हेयर पिन निकाल लेती है और वो खुद के बालों में लगा लेती है उस हेयर पिन को और अपने बाल बांध लेती है और बोलती है तो अब इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या ये अब बेटर लग रहा है। और साथ ही वो उससे पूछती है कि अब ऐसा करने के बाद मैं काम के लिए तैयार हो गई हूँ और अब तुम तो अनफिट हो गई होगी क्यों। और फिर साथ ही वो अपने भाई के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है ये मेरा छोटा भाई है और ये हर दिन सीख रहा है, जब से इसका जन्म हुआ है इसे हर दिन सिखाया जा रहा है कि कंपनी को किस तरह से मैनेज करना है, इसे एक अच्छे गुड बिजनेसमैन के तौर पर बड़ा किया जा रहा है। और डेफिनेटली अभी ये काफ़ी यंग है और इसको
इसको गाइडेंस की भी ज़रूरत है, इसलिए मैं इसके साथ ट्रैवल करती हूँ और इसकी हेल्प करती हूँ। भले ही मैं खुद अभी भी इनएक्सपीरियंस हूँ और ये बातें खुद भी अच्छे से जानता है, तो क्या आप प्लीज़ कुछ टाइम निकाल कर इसको अच्छे से एवेल्यूएट कर सकते हो। और साथ ही क्वीन उसके सामने थोड़ा झुक जाती है और बोलती है तुमने मेरे लुक के बारे में जो बात कही मैं उसको भी याद रखूँगी। और वो वर्कर भी काफ़ी एम्बेरस हो जाती है। क्वीन बोलती है तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हेल्प कर दी है, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रात हो रही होती है और क्वीन नदी के किनारे बेंच पर बैठी हुई रहती है और मोबाइल में देखती है सोंग जिंगयू का रिप्लाई आया होता है। सोंग जिंगयू ने लिखा रहता है ओके सुनबे, और प्लीज़ तुम भी अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना और अपनी तरफ से बेस्ट करना, बिल्कुल एक अडल्ट की तरह। दिखाती है सुनने के बाद क्वीन भी हल्का सा मुस्कुरा देती है पढ़ने के बाद और सोचती है मैं कॉम्प्लीमेंट पाना चाहती हूँ। तब यहाँ पर बटलर आ जाता है ब्लैंकेट लेता हुआ, बोलता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है मिस, रेस्टोरेंट के अंदर चलिए नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। और गाइस बस इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक और बात, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कमेंट करूं तो बस सिंपली नेक्स्ट एपिसोड प्लीज़ करके टाइप करके छोड़ देना। कमेंट करा करो यार तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे कमेंट करने से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए, समझा करो। तो मैं मिलूंगा इसी के नेक्स्ट पार्ट में फ्री के साथ आप लोगों से, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।